एंड में प्रोग्राम एंड होगा तो उसके बाद ओपिनियन देना है। तो चलो दोस्तों, आपके जोरदार ताली के साथ मैं बुलाने जा रहा हूं आज के हमारे एग्रो के साइंटिस्ट मिस्टर मोहनन सर। डॉक्टर मोहनन जी, प्लीज वेलकम सर, आपका डायस पे वेलकम है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच किशोर सर, आपने ये मौका दिया कि आप सभी लीडर लोगों के साथ में मैं आज बातचीत कर रहा हूँ। ये मुझे सिर्फ मेरी स्क्रीन पे वेटिंग रूम का व्यू आ रहा है। हाँ सर, वो थोड़ी देर के लिए आएगा। डोंगरे सर, बंद कर सकते हैं आप इसको? डोंगरे सर, तेजस, ये वेटिंग व्यू अभी बंद कर देते हैं। अभी सबको अपन यूट्यूब पे भेज देते हैं। यस सर, यस सर। ये बाकी जो व्यू है अभी जो एंट्री कर रहे हैं इनको अभी Yes, बंद sir. कर सकते हैं? बंद यस कर सर, दो उनको। यस सर। क्योंकि ये स्क्रीन पे आ रहा है तो स्क्रीन वो आपका फैन है सर, हमारे लोग बार बार आ रहे हैं। मुझे बताइए कि कौन से राज्य से लोग जुड़े हुए हैं? सर महाराष्ट्र से कुछ लोग हैं, गुजरात से कुछ लोग हैं, गोवा से है, एमपी से है। ओके, सो सबके लिए मुझे लगता है कि हिंदी में बात करना ठीक रहेगा, ठीक है? यस तो सर, यस सबको सर। समझ में आएगी। वैसे मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज सबके लिए हिंदी में बात करेंगे। सो थैंक हिंदी यू। हिंदी चाहिए सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच किशोर सर, तेजस सर, थैंक आपने यू सर। मुझे ये सम्मान दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही। आपके सक्सेस के सामने हमारा सक्सेस कुछ नहीं है। सो आपको नमन करते हुए। हमारे सब टॉप लीडर्स भी सर आपको सुन रहे हैं। मिस्टर तात्या साहेब इंगे सर, डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर मानी जाधव सर, दिगंबर सोनोने सर, ललित डोंगरे सर, अप्पा राशे सर, संतोष बेद क्या सर, बात प्रवीण है। काले सर, दत्ता लिंबोय सर, ऑल आईटीसी यहाँ पे आपको सुनने के लिए बेताब है सर। बहुत सारे लोगों ने प्रमोशन किया है। आज का दिन हमारे ग्रुप के लिए बहुत यू टर्न साबित हो सकता है एग्रो के लिए। थैंक यू सर, डेफिनेटली। कंटिन्यू सर। मुझे लगता है कि सभी के फ्यूचर डायमंड्स के आपने नाम लिए हैं, क्योंकि जब भी आप ये पारिस्पर्श जैसा है, ये ऐसा पत्थर है कि इंडिया एग्रो अगर आपके हाथ में पड़ गया और आपने अगर इसे कंसंट्रेट कर लिया, तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली आपके लिए डायमंड बनने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। शुरुआत करते हैं पहली स्क्रीन से। स्क्रीन शेयर की जाए प्लीज। यस सर। सर रिक्वेस्ट है, जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो एक 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो जो ओवरऑल बाकी ओरली बातें होगी 5 मिनट के लिए आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। सो आज एग्रीकल्चर में आप जानते हैं सभी, पिछले ये चौथा साल है अपना इंडिया एग्रो ब्रांड का, और बहुत खुशी की बात है कि 1 महीना पहले जब लॉन्चिंग हुआ था नए प्रोडक्ट्स का, तो उस समय डिक्लेयर किया गया था कि अपने सभी प्रोडक्ट्स अभी G35 से निकल के G75 में आ गए हैं। तो एक बार आप सब लोग खुश हो रहे होंगे, अगर ये लाइव प्रोग्राम होता तो एक बार ताली हो जाती इसके ऊपर में। बट डेफिनेटली ये बहुत खुशी की बात है कि हम G35 से लेके G75, मतलब अब जो इंडस्ट्री आज एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री, जो पूरी भारतवर्ष की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, अगर इसकी फिगर हम आने वाले कुछ स्क्रीन में देखेंगे तब पता चलेगा कि आप ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको मतलब कम समय में सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली मिल सकती है। मैं तो ये कहता हूं कि किशोर अहिरे सर ने अपनी 10-15 साल की तपश्चर्या के बाद में ये फल मिला है उन्हें। बट अगर आप लगन से और आपकी इच्छा शक्ति से अगर आप इसे पाना चाहते हैं, तो अगले 1-1.5 साल में कोई भी टीसी, जो टीसी रैंक आज अगर उसे मिला है, तो वो 1-1.5 साल में डायमंड बन सकता है, अगर उसने सिस्टमैटिक प्लान किया तो। कैसे प्लान कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं,
अगर उस गांव के अगल बगल के 5 गांव आप सिलेक्ट कर ले, उसके 5 गांव जो सिलेक्ट करेंगे, उसका एग्रीकल्चर मतलब किस तरह की खेती की जाती है, कौन सी प्रकार की खेती की जाती है, कब बीज लगवाते हैं, कब रोपाई होती है, ये सब आप लोगों ने स्टडी करना है। उन एरिया के सभी किसानों की जो आपके प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, उन सभी किसानों की लिस्ट बनवा ले और समझ ले कि उस एरिया में आपके जो किसानों की लिस्ट बनी है, वो कब कौन सी खेती, उनकी खेती कहां पर है, उनके एड्रेसेस कहां पर है, उनके घर कहां पर है, ये आप देख ले। अपने इंडिया एग्रो के सभी ब्रांड्स का पूरी तरीके से अध्ययन कर ले, किस खेती में किस प्रकार से कब कितनी मात्रा में ये आपके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, ये आपको समझ लेना है। जब ये आपकी स्टडी हो जाएगी, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आप अगले 5 गांव में, कहीं और राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जिले में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने 5 गांव से ही आप अपना डायमंड बन सकते हैं। ये मैं यकीन से आपको दिलाता हूं। और किशोर सर को आज मेरा सलाम इसलिए है कि आज की मीटिंग के बाद में या इस साल के बाद में किशोर सर खुद अपनी टीम से 50 लोगों को डायमंड बनाने का मन बना चुके हैं। ये मेरी दोपहर को जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इस तरीके का उनका प्लान है, और जो प्लान उन्होंने लिया है, मेरा 100% सहयोग रहेगा और मैं 100% आप लोगों के साथ में हूं। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते होंगे, बट जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर मोहन है। लिस्ट में मोहनन करके लिखा हुआ था, बट मेरा नाम डॉक्टर मोहन है। मैं पूना से बिलोंग करता हूं, मराठी आदमी हूं, चूंकि बहुत अच्छी हिंदी बात कर लेता हूं, और पिछले 26 साल से एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं। 46 कंट्रीज में, 46 कंट्रीज में मैंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में काम किया है और कर रहा हूं। और पिछले 4 सालों से एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में यमाई लाइफस्टाइल में मैं जुड़ा हूं। और ओवरसीज का भी काम मैं अभी देख रहा हूं। दुबई में, जैसे किशोर सर ने बोला है कि अभी दुबई में एक ऑफिस ओपन होने जा रहा है, रियली मेरा एक ऑफिस ओपन होने जा रहा है अगली 3 तारीख को। थैंक यू वेरी मच। तो अगले 3 से 8 तारीख मैं दुबई में रहूंगा, तो वहां से ओवरसीज बिजनेस के लिए मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर भी एस्टेब्लिश हो जाऊं। इस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की शुरुआत पिछले 10 सालों में इंडिया में हुई। उस समय मुझे केमिकल मैन से जाना जाता था। मैं चाइना में था और चाइना में मैंने 8 साल बिताए थे। तो भारतवर्ष की सबसे बड़ी कंपनी मोनसेंटो जिसका नाम है, उसमें मैं एशिया पैसिफिक का हेड था और सेल्स और R&D में मैं काम करता था। और उसके बाद सेल्स में आने के बाद में पूरे एशिया पैसिफिक का मैंने सेल्स देखा है। उस समय केमिकल के जो डिजास्टर्स मैंने देखे हैं, जो नुकसान मैंने देखे हैं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर में जितने भी नुकसानदायक, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड से जो नुकसान हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर से जो नुकसान हुआ है, उसके बाद में मैंने अपने आप को मन बनाया कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर काम करने का यही सही मौका है और यही सबसे बड़ा तरीका है। और उसी समय पता चला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छी तरीके से सोच रही है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर में स्टेप बाय स्टेप अपना कंट्री को लेके जाए। उस समय दिल्ली में एक सेमिनार के दौरान प्रवीण सर से मेरी मुलाकात हुई थी और प्रवीण सर ने तब मेरी मुलाकात में कहा था कि हम कुछ एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक में करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनिक में काम करते समय उन्होंने कहा कि बड़ा प्लेटफॉर्म देने की जब बात करी थी, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उस समय उस बंदे ने, जिसे आप भगवान मानते हैं, मैं भी आज भगवान मानता हूं, उस बंदे ने 4 साल 5 साल पहले जो सोचा था कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है, कितना बड़ा मार्केट है और इंडिया में किस तरीके का मार्केट बनने जा रहा है। ये वेटिंग रूम का आप क्लोज कर दीजिए ताकि बीच बीच में डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ये सब। उस समय प्रवीण सर ने सोचा था कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम कुछ कर सकते हैं। उस समय 2 साल तक हमारी R&D चलती रही। हमने पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स के ट्रायल लिए
और 2 साल के बाद में हमारा 2 साल ट्रायल होने के बाद में अलग अलग अनुसंधान केंद्रों पे हमने जब बात करी थी, उस समय हम डिसीजन पे आए कि कुछ 10 प्रोडक्ट के साथ में हम मार्केट में आएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी टीम, आप लोगों को जानकर खुशी होगी, मैं तो जानता ही हूं कि आज आप यमाई लाइफस्टाइल का जो कारवा है, आप भारतवर्ष के किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि वहां पर एक यमाई लाइफस्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब आप लोग पूरी भारतवर्ष में, जैसे मोदी साहब कहते हैं हरदम 135 करोड़ की आबादी है, सबको नमस्कार बोलते हैं। हमारे प्रवीण सर की टीम जो है, प्रवीण सर की जो फैमिली है, वो 5 करोड़ लोगों की फैमिली है। 5 करोड़ लोग आपकी कारवा से जुड़े हैं, तो आप अकेले नहीं है जो ये अपना लक आजमा रहे हैं। आज 5 करोड़ लोगों के घर में रोटी लाना, ये प्रवीण सर का जो उद्देश्य था। और एग्रीकल्चर के साथ में गांव गांव में, दूर दराज में अपने फ्रूटफुल प्रोडक्ट बताना। उन्होंने एक वाक्य मुझे बोलना था उस समय दिल्ली के मीटिंग में, कि उन्होंने कहा था कि किसान भाइयों की मुझे खर्चा आधा करना है और उपज उनकी दुगनी करनी है। ये आज भी मुझे बहुत अपील करता है, ये वाक्य जो उन्होंने कहा था कि किसानों का खर्चा आधा करना है और उपज दुगनी करना है। क्योंकि आज तक आप लोग जानते हैं, किसानों के बेटे भी होंगे, कुछ किसान भी इस मीटिंग में होंगे, या फिर आप लोगों के घर में खेती होगी। आज तक जितनी कंपनियां आई है, सब कंपनियों ने सिर्फ और सिर्फ लूटने के अलावा कुछ और काम नहीं किया है। ये पहली कंपनी है जिसने ये सोचा है कि किसानों का खर्चा कम होगा, उपज दुगनी करनी है। इस संदर्भ में हम पिछले 5 सालों से काम 6 सालों से काम कर रहे थे, सेल्स में 4 सालों में आए हैं। आज हम 10 प्रोडक्ट्स जो लेके चले थे G35 के साथ में, तो बहुत सारे लोगों ने नकार भी दिया था हमें, बट रिजल्ट तो डेफिनेटली आए थे। ऑल ओवर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स आज जांचे परखे है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, लोगों को हमने उपज दुगनी करके दिखाई है। ऐसे कई गुना अपने पास में, ऐसे कई क्षेत्र है, कई किसान है, कई लीडर्स है जिनको हमने ये प्रोडक्ट दिए, उन्होंने उपज दुगनी कर दी है, खर्चा आधा कर दिया है। कैसे हम ये कर सकते हैं, ये अपनी स्क्रीन के द्वारा आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि ये पाथ आप बिल्कुल ना छोड़े। जो कंपनी आपको समझाती है कि किस तरीके से डायमंड बना जा सकता है, ये किसी सपने से कम नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूंगा कि पिछले अगले 1 या 1.5 साल में अगर आप 5 गांव में सही ढंग से अगर आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आप अपनी इच्छित जो आपकी रैंक है, वो आप इसको पा सकते हैं। मतलब डायमंड आप बन सकते हो। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं किशोर सर कि अगले 1-1.5 साल में आपको क्राउन डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्राउन डायमंड बना के ही हम छोड़ेंगे, ये आपको आज वादा करते हैं। सर एक 2 मिनिटासाठी फक्त मी रूम मीटिंग लॉक ओपन करतोय। स्क्रीन जो शेअर करणार आहे ना, त्याला एंट्री दिली का मग आपण लॉक करून घेऊ परत, तोपर्यंत वेटिंग येईल सर थोडस। ओके ओके घेतलं, मुरारीला घेतलं मी आतमध्ये। ओके सर एक 5 मिनट कंटिन्यू प्लीज आज के लिए हेल्प। नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास में वैसे भी बहुत सारा मैटर है बात करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। बहुत सारे लोग, जैसे आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि अगर हमें गांव के दूर दराज तक अगर पहुंचना है, किसानों तक पहुंचना है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। मतलब किसानों के अगर दिल तक आपको पहुंचना है, तो एक सेल्स साइकिल, जैसे मैं हरदम बोलता हूं कि सेल्स साइकिल आपको एक कवर करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई किसान से मिले, तो उसको ये जाके सीधा ना बोल दे हमारी ये इतनी बड़ी कंपनी है, हम इतने बड़े लोग हैं, हमारा ये बिजनेस का प्लान है, ये सब कुछ। कभी भी किसी भी हिसाब से आप किसी भी किसान को ये मत बताइएगा कि ये आपका ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है और ये ऐसा ऐसा आपका मतलब आप पे आउट्स निकालते हैं, ये सब कुछ। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपके किसानों का प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में उनका खर्चा कहाँ हो रहा है, कितनी उपज कम आ रही है, कहाँ कहाँ इन्हें प्रॉब्लम जा रहे हैं। अगर आप जैसे बहुत सारे सवालों के साथ में उनसे जाएंगे, कुछ सवाल उनसे पूछेंगे, कुछ आपका भी इंट्रोडक्शन दोगे, सैल्यूटेशन करेंगे,
अनकवरिंग उसे बोलते हैं, कि आप किसानों को अगर अनकवरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत सारी दर्द अपने दिल में लेके बैठा हुआ है, और वो दर्द में आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है कि वो लूटा गया है, उसे रिजल्ट नहीं आते हैं, उसे नॉलेज नहीं है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, मार्केट कहाँ अच्छा है, कौन से खेती करनी चाहिए, बीज कौन सा अच्छा है, कौन सी दवाइयाँ अच्छी है, कौन सी खाद अच्छे है, या फिर कहाँ से आपको अच्छा नॉलेज मिल सकता है, ये सब बातें उसे नहीं पता है। ये बातें जब आपको पता चलेगी तो आप एश्योरेंस दे सकते हैं, उसे ये बता सकते हैं कि हम, बहुत अच्छी स्क्रीन आ रही है, हम लोग अच्छे तरीके से आपके कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। हम आपके हर मोड़ पे, हर कदम पे हम आपके साथ में हैं। हम आपको अच्छे बीज के बारे में बताएंगे, हम अच्छे खाद के बारे में बताएंगे, दवाइयों के बारे में बताएंगे, किस समय कितनी मात्रा में हम कौन सी दवाई डालें, कौन सा खाद डालें, और कौन से समय पे इसका एप्लीकेशन करें। ये सब बातें किसानों के साथ आप जब जाते हैं तब आपको सोचना बहुत जरूरी है। जब जाते हैं तब पूरे तरीके से आपको आपके प्रोडक्ट्स को स्टडी करके जाना है, और स्टडी के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये आपने उसको उसके दिल तक गए हैं। उसके बाद आप एक एक प्रॉब्लम के लिए एक एक प्रोडक्ट का आप उसे नॉलेज दे सकते हैं। मतलब अल्टीमेट एक ही वर्ड उसके लिए आता है कि उसका प्रॉब्लम सोल्विंग प्रोडक्ट आपके पास में है, तब एक विश्वास का एक ब्रिज बनेगा। जब विश्वास का भी आपका ब्रिज बनेगा तो आपकी हर कोई बात वो मानेगा। बट एक ही बात है कि जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये वाला प्लान जो है वो टीसी से लेके डायमंड बनने का एक आसान तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, और उतना ही एग्रीकल्चर मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा जितना आपके डायमंड बनने के नजदीक में आपको पहुंचाएगा, और आपको उतना नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। देखिए, एग्रीकल्चर इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि एग्रीकल्चर में अगर मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर में पिछले 26 साल में काम करते हुए मैं सिर्फ और 50% भी एग्रीकल्चर नहीं जान पाया, तो आप आधे घंटे में या 1 घंटे में ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं सीख पाएंगे, बट उतना जरूर सीखेंगे कि आप एक डायमंड बन सकते हैं। स्लाइड शेयर करेंगे प्लीज। मुरारी सर, स्लाइड शेयर की थी ना, अभी क्या हुआ मुरारी? यस सर, स्लाइड स्क्रीन शेयर किया ही है सर। नहीं दिखाई दे रही, अभी दिख आ रहा। रही थी, अभी नहीं दिखाई दे रही। एक सेकंड सर, एक सेकंड, अगेन मैं रिपीट करता हूँ। तो अपने प्रोडक्ट्स क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अपने सभी के सभी आज 7 प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं। 7 के 7 प्रोडक्ट आपके स्क्रीन में एक वन बाय वन जो आने वाले हैं वो आपको बता दूं कि आपके सभी के सभी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है। मतलब इसमें ये बायो पेस्टिसाइड सेगमेंट में आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी कारणवश कोई केमिकल का अंश इसमें नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हर्बल एक्सट्रैक्ट, मतलब पौधों का रस मिला है, पौधों के ऑयल्स मिले हुए हैं। जैसे अब स्क्रीन इतना ही रखिए, जैसे स्लाइड बोलूंगा आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाइएगा प्लीज। तो पहली स्क्रीन में आप जैसे देख रहे हैं कि टीसी से डायमंड बनने का ये मौका है। निचली वाली स्क्रीन में जो आप पोल देख रहे हैं उसमें आपको फिगर दिखेगी। अगर आप अपना स्क्रीन जूम करके देखेंगे, यस सर, तो आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिखेगी 2018 की। 2,50,000 करोड़ यूएस डॉलर की इतनी बड़ी मार्केट में आप एंटर करने जा रहे हैं। कितना बड़ा मार्केट है, सुनने के लिए दम लगता है, बताने के लिए दम लग रहा है कि 2,50,000 करोड़ यूएस डॉलर, मतलब मिलियन यूएस डॉलर, मतलब 1 मिलियन 10 लाख का, और $1 आज की डेट में 78 रुपीज का, मतलब 78 रुपए का। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो शायद किशोर सर का जितना इनकम आज तक आया है वो इनकम को हम शायद मैच कर पाए। इतनी बड़ी फिगर आज की डेट में भारतवर्ष के पेस्टिसाइड मार्केट की है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिफरेंस देखिए देखिए 2018 में स्लाइड ओके
2018 में जो पेस्टिसाइड का मार्केट मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर जो था, वो फिगर में केमिकल पेस्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड, हम लोग किस सेगमेंट में आते हैं? बायो पेस्टिसाइड। तो बायो पेस्टिसाइड का मार्केट शेयर 2018 में 55% था और 45% केमिकल पेस्टिसाइड का। और आज के डेट में 2021 की जो फिगर हम अगर देखेंगे तो 2021 में हमारा फिगर 65% जो है बायो पेस्टिसाइड आता है। अब ये बायो पेस्टिसाइड और केमिकल पेस्टिसाइड, हम लोग किसी भी प्रकार से केमिकल पेस्टिसाइड से कोई बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोग है बायो पेस्टिसाइड। तो जो वाली फिगर मैंने पिछली बताई थी उसका 65% मार्केट शेयर आज हमारे लिए आपकी अगल बगल में पड़ा है। अगर कागज पेन आपके हाथ में है तो लिख ले, 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर घर पे कैलकुलेट करिएगा, उसका 65% आपके लिए है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम 65% ऑफ उसकी फिगर के 65% है तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाली स्लाइड में क्लियर दिख नहीं रहा है, बट उसमें 30% जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र का है। 30%, 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर का 65%, उसका 30% मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में अवेलेबल है, और करीबन 25% एमपी में है, कर्नाटका में 11% है, गुजरात में 11% है। इस तरीके से फिगर आज डिवाइड होती है। अगर आप रीजन वाइज अगर जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो रीजन वाइज अगर जाएंगे तो साउथ इंडियन मार्केट जो है वो करीबन 25% आता है, 30% आता है, ये आता है नॉर्थ ईस्ट 25%, ईस्ट इंडिया 5%, साउथ इंडिया 30% और 40% आता है नॉर्थ इंडिया। तो इस तरीके से मार्केट शेयर भी आपके सामने है, स्टेट वाइज, रीजन वाइज। आपको जिस रीजन में काम करना है उस रीजन का अगर आप फिगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये मार्केट शेयर बताने का मेरा एक ही उद्देश्य था। अगर महाराष्ट्र में वो वाली फिगर अगर 30% मार्केट शेयर है, उसमें से किशोर अहिरे सर जहां पर रहते हैं नासिक में, अपना तो नासिक त्र्यंबकेश्वर ये जो राम की पावन भूमि है जहां पर राम जी के पग पड़े थे, किशोर सर जहां पर रहते हैं, ऐसे नासिक का 30% में नासिक का 20% मार्केट कंट्रीब्यूशन है। अगर नासिक में ही अगर किशोर सर चाहे तो 20 से 25 डायमंड तो खुद नासिक शहर में निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी मार्केट की। हाँ, अब सही आया। चलिए नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट प्लीज। दिस इज बिगिनिंग तक। यस सर, हर जगह पे बिगिनिंग में थोड़ा टेक्निकल इश्यू आता है, और हमारे मुरारी सर को क्या है, मेरी गलती है, मेरे से थोड़ा सा लेट दिया गया उनको ये काम। थोड़ा भूल गया था काम के कारण। सर अभी ये स्क्रीन मैंने पूरा शेयर कर दिया है, अभी कोई तकलीफ नहीं आएगा सर। नहीं चला गया स्क्रीन पर। हाँ देता हूँ, एक वही बताने के लिए किया था। ओके सर। ओके। ये शुरुआत है, ये शुरुआत अगर आप आज करेंगे तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि कुछ तो नॉर्थ इंडिया की जो मेरी चंडीगढ़ की मीटिंग हुई थी तो 2 आईटीसी तो डायमंड तक पहुंच भी चुके हैं। किशोर सर, 1 महीने में 2 डायमंड अभी अगले महीने में डिक्लेयर भी हो जाएंगे। आईटीसी 2 महीने में डायमंड बन रहे हैं। तो ये वाली ताकत आज इंडिया एग्रो में है, क्योंकि आप लोगों ने इसको सीरियसली लिया है। G75 में कौन काम करना नहीं चाहता है, तो ये शुरुआत है, आगे और कारवा हम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले आप इंडिया एग्रो ब्रांड्स को अगर जानेंगे तो ये आप समझ लीजिए कि इंडिया एग्रो ब्रांड्स 2 प्रकार के सेगमेंट में आ रही है। पहला सेगमेंट है क्रॉप प्रोटेक्शन का
और दूसरा सेगमेंट है क्रॉप न्यूट्रिशन का। मतलब हम किसी भी प्रकार से आज फर्टिलाइजर सेगमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, मतलब खाद के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन में है। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। हम क्रॉप प्रोटेक्शन में है और क्रॉप न्यूट्रिशन में है। हमारे प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट इन एग्रीकल्चर, जो हमारे वेद है, जो हमारा पुराना पुश्तैनी नॉलेज है, जो भारतवर्ष का नॉलेज है, वेदा है, वेदाओं से निकले हुए वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट जो है, वो बहुत सारे पुराने जो कंसेप्ट है उसके ऊपर आधारित हमारे सभी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स वृक्ष आयुर्वेदा के हैं, जो बने हैं, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड माने जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की फिलोसॉफी क्या है? हम लोग किसी भी प्रकार से बाय डेफिनेशन तो पेस्टिसाइड नहीं है, हम किसी भी पेस्ट की या जीव की हत्या नहीं करते। तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि अगर हम किसी भी कीड़े को नहीं मारते तो ये कीड़े जाते कहाँ है, ये भाग कहाँ जाते हैं? तो हमारी फिलोसॉफी एक है कि हमारे प्रोडक्ट्स अगर किसी को भगाते हैं तो वो किस तरीके से भागते हैं। तो आप हमारी फिलोसॉफी, अपनी प्रोडक्ट की फिलोसॉफी समझिए। ये सभी किसानों को आपको समझाना है ताकि वो तब समझ पाएंगे कि अपने प्रोडक्ट्स काम कैसे करते हैं। जब भी आप पौधों के ऊपर संरक्षण करने के लिए जब भी दवाइयों का छिड़काव करते हैं, उस समय कीड़ा जब भी नुकसान करने के लिए, आपके पौधों को नुकसान करने के लिए जब भी खेत पर आता है और आपके पौधों को नुकसान करता है, फूल को, पत्ते को, जड़ों को, तनों को या फिर फल को जब भी डंक मारता है या फिर नुकसान करने की जब भी कोशिश करता है, तो उसके साथ में 4 पॉइंट प्रोग्राम होता है। 4 पॉइंट प्रोग्राम मतलब उसके साथ क्या क्या होता है ये समझ लीजिए। जब भी वो नुकसान करने की कोशिश करेगा, उसका सबसे पहले उसके मुंह में मैंडिबल्स होते हैं, मतलब हमें जैसे टॉन्सिल्स होते हैं कि कीड़े के मुंह में मैंडिबल्स होते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट उसके मुंह बंद हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट उसके बॉडी पे होगा कि उसे ब्रेन स्ट्रोक आएगा। तीसरा उसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा, कीड़े के बॉडी के ऊपर, तो उसे पैरालिसिस का अटैक आएगा। और चौथा इफेक्ट उसके साथ में होगा कि उसके शरीर से डिहाइड्रेशन होके पानी की मात्रा बाहर निकल जाएगी कैल्शियम प्लस प्लस या सोडियम प्लस प्लस के द्वारा। इस तरीके से जब भी आप पौधों के ऊपर में छिड़काव करते हैं, कीड़े रहे या ना रहे, वो कीड़ों का अंत 24 घंटे में आपको दिखेगा। इस सुबह में आज अगर आपने छिड़काव किया है तो अगली सुबह अगर आप खेत में जाके चले जाओगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं दिखेगा। अब एकदम क्लियर दिख रही है स्क्रीन। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। ये आप समझ लीजिएगा कि हम लोग किसी भी कीड़े को नहीं मार रहे हैं, कीड़ा अपने आप आता है, उसके साथ में 4 पॉइंट प्रोग्राम होता है, वो अपने पौधों को नुकसान करने की कोशिश करता है, उसका खुद खाने के समय मुंह बंद हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है। तीसरी बात उसके साथ में होती है पैरालिसिस का अटैक आता है, और चौथी बात होती है उसका शरीर से पानी की बाहर निकल जाता है। किस प्रकार के सर्टिफिकेशन है अपनी प्रोडक्ट्स को, ये जान लीजिए। सर्टिफिकेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को सभी को कहना चाहूंगा, हमारे प्रोडक्ट्स किसी भी प्रकार से फर्टिलाइजर एक्ट में नहीं आते हैं। आप लिख लीजिए, हमारे प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर एक्ट में नहीं आते हैं, पेस्टिसाइड एक्ट में नहीं आते हैं। इसलिए हमें कोई प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ये बिजनेस करते समय, ना ही हमें किसी भी ओ फॉर्म की जरूरत पड़ेगी जो मार्केट में आपको डीलर लोग भी पूछेंगे। हमारे सभी के सभी प्रोडक्ट्स आज बायोस्टिमुलेंट एक्ट के तहत आए हैं। बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमें उसकी परमिशन मिल चुकी है। आप अभी सभी के सभी प्रोडक्ट्स किसी भी कृषि सेवा केंद्र में, किसी भी एग्रो सेंटर में रख के आप बिल्कुल खुले दिल से इसको बेच सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में, मैं फिर से दोहराऊंगा, हमारे पास में बायोस्टिमुलेंट एक्ट का भारत सरकार का सर्टिफिकेट है। G2 एंड G3 सर्टिफिकेशन हमारे पास में आ चुका है। हम पूरी भारतवर्ष में कोई भी एग्रो सेंटर, कृषि सेवा केंद्र पे अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं। जहां तक अपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात है, हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है बायोसर्ट इंटरनेशनल। इस बायोसर्ट इंटरनेशनल ये अपेडा एक्रेडिटेड कंपनी है, जिसमें हमें
एनपीओपी सर्टिफिकेशन दिया है। क्या है ये एनपीओपी सर्टिफिकेशन? एनपीओपी सर्टिफिकेशन वो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये सर्टिफिकेशन है जो भारत सरकार का सर्वोच्च सर्टिफिकेशन है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए एनपीओपी सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और एनपीओपी सर्टिफिकेशन पाने वाली भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहली कंपनी है यमाई लाइफस्टाइल, जिसका ब्रांड नेम है इंडिया ग्रो। ये तो भारतवर्ष में बिजनेस करने के लिए आपके पास में पहुंच चुका है, बट इंटरनेशनल बिजनेस अगर आपको करना है, जैसे मैं दुबई में ऑफिस खोला, बट आपके अगर कोई किसान या कि कोई फ्रेंड अफ्रीका में खेती कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, या फिर कनाडा में, या फिर कहीं और भारत पूरी दुनिया में किसी भी कोने में अगर वो बैठे हैं, किसी भी ऑस्ट्रेलिया में खेती कर रहे हैं, कहीं पर भी खेती करने दो, हमारे पास में बायोसर्ट का आईफोम सर्टिफिकेशन है। आईफोम सर्टिफिकेशन क्या होता है? इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मटेरियल सर्टिफिकेशन है। ये दोनों सर्टिफिकेशन पाने वाली भारतवर्ष की सबसे पहली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसे ये दोनों सर्टिफिकेशन मिले हैं। तो एक बार यमाई लाइफस्टाइल को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये था सोच प्रवीण सर का। प्रवीण सर के लिए एक बार प्राउड फील करिए और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके पहले एक स्लाइड है, तो आप लोगों के मन में आता होगा, हाँ सॉरी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, आपके मन में आता होगा कि भाई ये कीड़े आते कहां से है और जाते कहां पर है? तो ये कीड़ों की उत्पत्ति कहां से होती है और ये कीड़े जाते कहां है, मतलब खत्म कहां से होती है? तो आपके स्क्रीन के ऊपर में आप एक बटरफ्लाई देख रहे होंगे, तितली जिसे बोला जाता है। तितली बड़ी खूबसूरत होती है। जो तितली बड़ी खूबसूरत होती है, हर कीड़े के पीछे में एक अलग अलग प्रकार की तितली होती है। एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, बट कितनी सच्चाई उस स्टोरी में है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बट ये साइंस है, ये कोई स्टोरी नहीं है कि मन की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये साइंस है। साइंस को आप समझिए कि ये बटरफ्लाई की उत्पत्ति कहां से होती है और ये कहां जाते हैं। जब आप बटरफ्लाई अपनी खेत में देखते हो तो अगले 10-15 दिन में आपके खेत में कीड़े आने वाले हैं, ये आपने लोगों ने समझना चाहिए। बटरफ्लाई में नर और मादा होते हैं। अमावस के दिन, नो मून डेज मतलब एक दिन पहले, और नो मून डेज मतलब अमावस के एक दिन बाद, ये 3 दिनों में बटरफ्लाई के नर और मादा का मिलन होता है। मिलन होने के बाद में नर बटरफ्लाई इमीडिएटली मर जाता है और मादा बटरफ्लाई मिलन होने के बाद तीसरे दिन आपके पौधे के ऊपर में अंडे डालती है। अंडे डालने की एक मादा की क्षमता 5 अंडे से लेके 5000 अंडे तक होती है। और अंडे डालने के बाद में मादा तुरंत मर जाती है, मतलब माता पिता दोनों मर गए, आपके खेत के ऊपर में अंडे छोड़ गए। जो अंडे इतने बारीक होते हैं कि आपको खुले आंखों से दिखता नहीं है, इतने छोटे अंडे होते हैं। अंडे डालने के 2 या 3 दिन बाद अलग अलग कीड़ों की अलग अलग उपज की अवस्था होती है। वो 3 दिन के बाद में हर कोई अंडे से एक इल्ली बाहर निकलती है, मतलब अड़ी बाहर निकलती है, या फिर ईयड़ बाहर निकलती है। गुजराती में ईयड़ बोलते हैं, हिंदी में सुंडी या इल्ली बोलते हैं, मराठी में अड़ी म्हणतात। तो ऐसे सभी प्रकार के कीड़े आपके खेत के ऊपर दिखेंगे। उसी समय अगर कोई भी दवाई का छिड़काव करते हैं, मतलब कि क्या हुआ, अमावस के 5वें या 6ठे दिन बाद अगर आप किसी भी दवाई का अगर आपके खेती के ऊपर में छिड़काव करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 100% रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जो छोटी ईयड़ होती है ना, छोटी इल्ली होती है, वो एक दिन में खाना कम बट नुकसान बहुत ज्यादा करती है। एक इल्ली एक दिन में 25 से 30 फूलों को नीचे गिरा सकती है, 25 से 30 पत्तों को नीचे गिरा सकती है, फलों को डंक मार सकती है, या फिर आपके किसी भी पौधे के पार्ट को नुकसान कर सकती है, पत्तों को खा सकती है। इसका मतलब यही है कि सबसे बड़ी डेंजर जो है वो शुरुआती अवस्था में होती है। मतलब आपको अमावस के दिनों में आपकी गाड़ी लेके ना मर्सिडीज बेंज लेके नहीं जाना है।
आपको एग्रीकल्चर के लिए 407, 207 या छोटा ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर, इन जैसे गाड़ियों को आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो 5 गांव आपने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, जो किसानों की आपने लिस्ट बनवा के रखी है, उन किसानों के बाद में आपको ये बताना है कि अमावस का दिन ये आ रहा है, मतलब आपके कैलेंडर के ऊपर में आपने सर्कल करके रखना है कि ये अमावस आ रही है, अमावस के दिन किशोर अहिरे सर के पास जाना है, भूवस्त्र आपको बेचना है या फिर कोई दवाई का आपको छिड़काव कराना है। तो ये आपका कैलेंडर तैयार होना चाहिए। बहुत सिस्टमेटिक एग्रीकल्चर का बिजनेस करे। 5 गांव में आपको डायमंड बनना है, सिस्टमेटिक बिजनेस करना पड़ेगा। कैलेंडर आप आज ही काल निर्णय ले, हर महीने की एक अमावस को आप राउंड करके रखिए और उसके बाद में देखे कोई भी दवाई का छिड़काव आपको 5वें या 6ठे दिन और अगले 10 दिन तक, मतलब हो सकता है कि 6ठे दिन उसकी बेटी की शादी हो और वो स्प्रे ना करे, बट अगले 5 दिन से लेके 15 दिन तक, मतलब अमावस से 15 दिन तक आप इसका दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और ये जो छोटी इल्ली होती है, ये 4 अवस्थाओं से बढ़ती है। अवस्था फर्स्ट, अवस्था दूसरी, तीसरी और चौथी। चौथी अवस्था के बाद में जो इल्ली आपको दिखती है, वो खेत के ऊपर में जो इल्ली दिखती है, वो वाली चौथी अवस्था की होती है, जो पूरा नुकसान आपके खेत का कर चुकी है, क्योंकि आपने छिड़काव नहीं किया। और हम लोग को किसानों की यही गलती होती है कि जब तक इल्ली दिखती नहीं है, हम छिड़काव नहीं करते हैं। आपको इल्ली दिखे या ना दिखे, अमावस के 5वें 6ठे दिन से लेके 15 दिन तक आपके दवाई का छिड़काव हो जाना चाहिए। आपको कभी भी कोई भी इल्ली, सुंडी या कौन सी पर अड़ी आपके खेत के ऊपर में नहीं दिखेगी। ये चौथी इल्ली के बाद में ये प्यूपेशन स्टेज में चला जाता है, ककून स्टेज में ये कीड़ा चला जाता है। ये ककून क्या होता है? जब भी आप जमीन जोतते हैं, हल चलाते हैं, उस समय आपने देखा होगा कि सामने ट्रैक्टर चल रहा है, पीछे में बबूले आपके खेत में कुछ तो भी चुनते हैं, क्योंकि ये प्यूपा होते हैं जो इल्ली के जमीन में पड़े रहते हैं, वो जमीन के ऊपर आते हैं और उसको चुनने के लिए बबूले आपके ट्रैक्टर के पीछे लगते हैं। तो ये बबूले जो कोष को चुन चुन के खाते हैं, उन सभी कोष में से जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है, फिर से एक बटरफ्लाई निकलती है। वो कब निकलती है? दूसरी अमावस के 5वें दिन पहले। ये अमावस में बटरफ्लाई आई थी, दूसरे अमावस में बटरफ्लाई, बराबर 1 महीने के बाद में ये सर्कल कंप्लीट होता है। मतलब उसका जीवन, एक कीड़े का जीवन 1 महीने का होता है। तो आपने अगर अमावस के 10 दिन तक अगर छिड़काव कर दिया, ना तो आपके खेत में अंडे डाले जाएंगे, ना तो ये इल्ली बाहर निकलेगी, ना तो ये आपके नुकसान कर पाएगी, और अगले 1 महीने तक आपको रिजल्ट मिलेगा। जो किसान, नासिक का किसान, अगर नासिक की आपको बंद गोभी खानी है या फिर फूल गोभी खानी है या फिर अंगूर खाना है, तो वो किसान जानते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन उनको दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। जो दवाई का छिड़काव आपको जहरीला बनाता है, हम लोग अगर सही समय पे अपने प्रोडक्ट का अगर आप बताते हैं कि ये 1 महीने के लिए रिजल्ट देता है, तो अगर वो अमावस के 5वें 6ठे दिन अगर छिड़काव करता है, तो आपको 1 महीने का रिजल्ट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कितने प्रकार के कीड़े आपके खेत के ऊपर में आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, 1078 फैमिलीज के कीड़े आपके खेत के ऊपर में, अलग अलग खेती के ऊपर में आते हैं। 1078 फैमिली, 1078 प्रकार के कीड़े आपके खेत के ऊपर में आते हैं। तो ये कीड़ों को मारने के लिए 1078 प्रकार की कम से कम दवाई बनाई गई, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड 1078 प्रकार के, और उसको मारने के लिए अलग अलग प्रकार के 50,000 से लेके 5 लाख ब्रांड आज मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। इतने बड़े ब्रांड्स, इतना बड़ा टेक्निकल, क्योंकि हर फैमिली का हर कीड़ा अगर आता है तो अलग दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। वो कौन सा कीड़ा आया है ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है। ये पूरा का पूरा नॉलेज क्या मैं एक मीटिंग में आप लोगों को दे पाऊंगा? नहीं, जरूरत नहीं है। हम लोगों ने क्या सोचा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बड़े पैमाने पे कोई भी कीड़ा आता हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब हमारे लीडर को यह समझना जरूरी नहीं है कि कौन सा कीड़ा आया है,
उसे समझना ये जरूरी नहीं है कि पहचान करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता चले कि कीड़ा आया हुआ है तो वो किस प्रकार का कीड़ा है। 4 प्रकार के कीड़े के क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, जैसे भेदी और चूसने वाले, रस चूसने वाले कीड़े जिसे बोला जाता है, मतलब आपके पेड़ के जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, वो हरे कलर को, हरे रस को चूसने का काम ये भेदी और चूसने वाले कीड़े करते हैं, जिसमें महुआ आता है, एफिड, जासिड, थ्रिप्स, माइट्स, मावा, तुड़तुड़े, फुलकीड़े, पांढरी माछी, ये सब कीड़े इसमें आते हैं। लाल कोड़ी, तो ये सब कीड़े इसमें आते हैं। चूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, मतलब ऐसे कीड़े जो आपके पत्तों को काटते हैं, फलों को काटते हैं, फलों के अंदर छेद बना के जाते हैं, आपके ऊपर से पेड़ के अंदर चले जाते हैं, आपके तने को काटते हैं, मतलब चबाने और काटने का काम ये, मतलब ईयर वाला सेगमेंट, सुंडी वाला सेगमेंट, अड़ी वाला सेगमेंट। रास्पिंग प्लांट टिश्यूज, इसे बोला जाता है व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी वाला सेगमेंट। और चौथा सेगमेंट आता है जिसे सॉइल इंसेक्ट, मतलब जमीन से आने वाले कीड़े, मुळांना नुकसान करने कीड़े या फिर जड़ों को नुकसान करने वाले कीड़े जो होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं हुमनी बोलते हैं, टर्माइट्स बोलते हैं, या फिर व्हाइट ग्रब, सफेद ब्लड जिसे बोला जाता है, कटवर्म्स बोलते हैं, या फिर मोल क्रिकेट बोलते हैं। ये सभी प्रकार के कीड़े आपकी जड़ों को नुकसान करते हैं या पौधों की जड़ों को नुकसान करते हैं, और जो जड़ें आपके पानी को, न्यूट्रिएंट्स को, खाद को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं, वो वहीं पर खा डालते हैं और पौधे की विकास होने नहीं देते, और उसके ऊपर में फल या फूल और आपको इच्छित फल नहीं मिलता है और इच्छित आपको उपज नहीं आती है। तो ये 4 प्रकार के सेगमेंट आपको हमने बताए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पहले चौथा सेगमेंट से हम शुरुआत करते हैं। जमीन से हम अगर शुरुआत करेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये कुछ कीड़े हमने दिखाने की आपको कोशिश करी थी कि ये इतने प्रकार के कीड़े होते हैं। आइए सबसे पहले हम पहले प्रोडक्ट से ऊपर में आते हैं। जैसे मैंने सबसे लास्ट वाला सेगमेंट आपको बताया था, जमीन से आने वाले कीड़े, जिसमें दीमक बोला जा सकता है, सफेद लट, गोबर खाद का कीड़ा या गोबर खाद के साथ में शेण खतातना जी अळी येते, जिला अपन सफेद कोटना बोल सकते हैं, या सफेद लट बोल सकते हैं, या फिर हुमनी बोल सकते हैं, या टर्माइट बोल सकते हैं, या कभी कभी चूहे भी आते हैं, सांप भी आते हैं, या फिर जो नुकसान करने वाले खेकड़े भी आते हैं। ये हर प्रकार के जड़ों को नुकसान करने वाले जो जमीन से कीड़े आते हैं, उन सभी कीड़ों से अपने पौधों को बचाने का काम ये भूअस्त्रा करता है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये भूअस्त्रा ग्रैन्युलर फॉर्म में आता है। ये किसी भी फर्टिलाइजर का या खाद का या कोणत्याही खताचा विकल्प नहीं है। ये किसी भी प्रकार से किसी भी खाद का कोई विकल्प नहीं है। ये खाद नहीं है, ये जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्प्रे पंप से छिड़काव करने के लिए नहीं है। ये ड्रिप इरिगेशन से डालने वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये स्प्रे पंप में डालने वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जमीन में डाल सकते हैं। जब भी आप जमीन में खेती करते हैं, जब भी आप रोपाई करने के लिए नर्सरी से जब भी आप रोपाई करने के लिए पौधे लाते हैं, छोटे छोटे पौधे लाते हैं, या फिर जब जमीन में आप बीज लगवाते हैं, जब फर्टिलाइजर का पहला डोज आप डालते हैं, उस समय आपने जमीन में पहले भूअस्त्रा डाल देना है। अभी आने वाले दिनों में आप अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग कर रहे हैं, सोयाबीन की खेती लगने वाली है, कपास की खेती लगने वाली है, या फिर सब्जियों की खेती लगने वाली है, प्याज लगने वाला है। हर प्रकार की खेती आपके क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में आने वाली है। चावल की खेती होने वाली है, हर प्रकार की खेती होने वाली है। जमीन तैयार करने वाले किसान उसी समय उसे सबसे पहले फर्टिलाइजर की एक बैग डालनी होती है, उसके साथ बीज डालना होता है, उसके साथ में भूअस्त्रा डालना होता है। इसके पहले किसान क्या डालते थे? फोरेट डालते थे या थाइमेट डालते थे। फोरेट
ये जमीन से आने वाले कीड़ों से आपके पौधों को बचाने का काम करता था। पिछले 4 साल पहले फोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया, क्योंकि वो रेड ट्रायंगल वाला दवाई था, आपके जमीन को नुकसान करता था, आपके जमीन को ना उपजाऊ बनाता था। इसके बाद अगर हम ज्यादा अगर इस्तेमाल करते तो शायद अपनी जमीन से घास का तिनका भी नहीं निकल सकता था। इतना जहरीला वो प्रोडक्ट था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया। बट उसके लिए कोई ऑर्गेनिक विकल्प आज पूरी भारतवर्ष में नहीं है सिवाय भू अस्त्र के। भू अस्त्र एक ऐसा विकल्प है जो आप किसान को बीज के साथ में ही दे सकते हैं। हर किसान की ये जरूरत है। जहां जहां इंच भर जमीन में भी खेती होती है, वहां वहां भू अस्त्र की जरूरत होती है। इसका मतलब एक ही है कि आपके भू अस्त्र, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो भू अस्त्र जहां जहां इंच भर खेती हो रही है, वहां पर आपकी इसकी जरूरत होती है। तो इसका एक ही है मीनिंग कि हर किसान आपका क्लाइंट हो सकता है। कितना इस्तेमाल करना है आपको? छोटे 5 या 6 महीने के जो क्रॉप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो आपको करीबन 2 से 4 किलो 1 एकड़ में डालना है। उसी समय जमीन में डालना है। ये बीज के साथ में मिला के आप डाल सकते हैं, ये खाद के साथ में मिला के भी आप इसको डाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही रेत या मट्टी के साथ मिला के आप इसको पूरी 1 एकड़ में फैला देना है। अगर गन्ने की खेती है, संतरे की खेती है, मौसम्बी की खेती है, या फिर केले की खेती है, या फिर जो 12 महीने चलने वाली जो खेती है, उसमें 1 एकड़ में 8 किलो की जरूरत होती है। अंगूर की खेती है, या फिर आपके कांदे की खेती है, कांदे में आपको 4 किलो डालना है। दाडम की खेती में, पोमोग्रेनेट की खेती में, अनार की खेती में आपको 1 एकड़ में 8 किलो डालना है, या फिर एक पौधे के लिए आपको 100 ग्राम भू अस्त्र डालना है। कब डालना है? ये जो 12 महीने चलने वाली खेती है, वो आपको जब भी फूल लगने की अवस्था होती है, जब भी फूल लगते हैं, पहला फर्टिलाइजर का डोज डाला जाता है, उसी समय ड्रिपर के नीचे, जहां पर ड्रिप इरिगेशन का ड्रिपर लगा हुआ है, टपकन सिस्टम लगी है, उसके नीचे 100 ग्राम एक पौधे के ऊपर में आपको इसको डालना है। ये काम कैसे करता है? भू अस्त्र जब भी पानी के संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर लगी जो दवाई है, वो जमीन के नीचे जाती है और आपकी जड़ों की सतह पे, मुळांच्या शेवटच्या टोकापर्यंत ही औषधी जाते। आखिरी छोर तक, मतलब जड़ों की आखिरी छोर तक ये दवाई जाती है, और ये दवाई जड़ों के साथ में चिपक जाती है। अब ये चिपकने के बाद में अगले 5-6 महीने तक आपके जड़ों के ऊपर में चिपके हुए रहती है। जब भी कोई कीड़ा आता है, आपकी जड़ों को नुकसान करने की कोशिश करता है, या सफेद लट नुकसान करने की जब भी कोशिश करेगा, वो 4 पॉइंट प्रोग्राम से मर जाएगा। उसका मुंह बंद हो जाएगा, उसको ब्रेन स्ट्रोक आएगा, पैरालिसिस का अटैक आएगा, और उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से खाने की जब भी कोशिश करेगा, ये 24 घंटे के अंदर में जमीन के अंदर भी उसकी कब्र बन जाएगी। आपका सवाल यह आ सकता है कि जमीन के सभी कीड़ों को नुकसान करता है, तो हमारे केंचुए, या मराठी में उसे गांडूल बोलते हैं, जो किसानों का मित्र बोला जाता है, क्या उसे भी ये भू अस्त्र मारता है? तो नहीं। पहले जो केमिकल, आप कोई भी केमिकल जमीन में डालोगे तो ये आपके गांडूल को या फिर केंचुओं को मार डालेगा, बट हमारा भू अस्त्र उसे नहीं मारता, क्योंकि हमारी दवाई जड़ों के साथ में चिपक जाती है। और केंचुए या फिर जो मित्र कीड़े होते हैं, ये हमारी जड़ों को नुकसान नहीं करते। ये जमीन के ऊपर पड़े हुए जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, या फिर पत्ते पड़े रहते हैं, उसके ऊपर में जिंदा रहते हैं। ये मट्टी खाते हैं और मट्टी ही छोड़ते हैं, इसलिए ये जड़ों को कभी नुकसान नहीं करते। इसलिए ये हमारी दवाइयां केंचुओं को या गांडूलों को नुकसान नहीं करती है। मैं फिर से दोहराऊंगा, आज महाराष्ट्र का मार्केट में भू अस्त्र के लिए मैं बताता हूं। किशोर सर, आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर ले। यस सर। 26,000 करोड़ का मार्केट है जो आज महाराष्ट्र में ये आपके लिए, आपको बुला रहा है। और किशोर अहिरे जैसा कोई भी बड़ा लीडर आज महाराष्ट्र में नहीं है जो ये बता सके कि 26,000 करोड़ का मार्केट किशोर अहिरे सर का इंतजार कर रहा है, उनकी टीम का इंतजार कर रहा है। और Yes, उसके लिए केमिकल में कोई कंपटीशन नहीं है बॉस।
केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक में कोई कंपटीशन नहीं है। हर किसान की पहली पसंद है भू अस्त्रा, उसको चाहिए चाहिए। भू अस्त्रा आज मार्केट में शॉर्ट है, नहीं मिल रहा है। किशोर सर ने बहुत एडवांस में ऑर्डर देके रखी है, नहीं मिल रहा है। फिर भी कोशिश जारी है कि आप सभी के किसानों तक पहुंचने के लिए समय लगेगा। आपको ये ले जाके उसको देना पड़ेगा, क्योंकि किसान जब बीज लेता है तभी भू अस्त्रा उसको चाहिए। किसान जब बीज लगवाता है उसके 1 महीने तक आप भू अस्त्रा उसे दे सकते हैं। मतलब बीज अंकुरण होने के बाद 1 महीने तक आप इसको दे सकते हैं। चावल की खेती में रोपाई जब आप करते हैं, या फिर प्याज की खेती में जब आप नर्सरी से निकाल के जब आप मेन खेत में जब भी आप रोपाई करते हैं, या फिर टमाटर की, या फिर मिर्ची की, या फिर कैप्सिकम की, शिमला मिर्च की, ये जब भी आप रोपाई मेन खेत में करते हैं, उसी समय मेन खेत में आपको भू अस्त्र डालना है 1 एकड़ में 4 किलो, और गन्ने के खेत में आपको 1 एकड़ में 8 किलो भू अस्त्र डालना है। मैं फिर से दोहराऊंगा, ये कतई फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है। दिस इज नॉट एन फर्टिलाइजर अल्टरनेटिव। ये कोई फर्टिलाइजर नहीं है, इसको फर्टिलाइजर के साथ में ना जोड़े। नेक्स्ट प्रोडक्ट प्लीज। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट के जो भी सवाल आपके होंगे आप स्क्रीन में डालते रहिए, और जिन जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है वो एक एक सवाल हमें पूछेंगे। आपके स्क्रीन के सामने जो कीड़े दिख रहे हैं, इसे व्हाइट ग्रब बोला जाता है, शेण खतातला कीड़ा म्हणतात, या फिर सफेद लट बोलते हैं, गोबर खाद का कीड़ा बोलते हैं। ये आपकी जड़ों को, जब भी बीज अंकुरण होता है तो जड़ें जब नीचे चली जाती है और ये ऊपर आते हैं, उसी समय ये कीड़ा आपकी जड़ों को खाता है, पौधे के जड़ों को खाता है, और वहीं पर पौधों को खत्म कर देता है। ये कीड़ा बहुत डेंजर होता है। भू अस्त्र अगर आपके खेत में डाला हो, भू अस्त्र मैं आपको एक और बताता हूं, कोकण एरिया या गोवा एरिया में बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरा लेक्चर सुना है, वो लोग बारिश के दिनों में आपके घर में सांप ना आए, इसके लिए अपनी घर के अगल बगल में भू अस्त्र डाल देते हैं 1 किलो, ताकि कोई सांप भी आपके घर के नजदीक नहीं आता है। या फिर कोई चूहे भी आपके धान्य जहां पे आपने, या बीज जहां पे आपने रखे हैं, वहां पर चूहे भी नहीं आते हैं, सांप भी नहीं आते हैं, और ये आपके जड़ों को नुकसान करने वाले कीड़ों से बचाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ग्रो मैजिक एडवांस, जैसे सर ने कहा था कि नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत सारे बड़े बड़े बोरों का फर्टिलाइजर आज छोटी छोटी बोतल में आ रहा है, हमने तो एक पाउच मिला है। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो सूक्ष्म रूप में आपके न्यूट्रिएंट्स को आपके पौधों तक पहुंचाने का काम यह करता है। इस ग्रो मैजिक एडवांस में नैनो टेक्नोलॉजी से हमने जस्मोनेट बेस ऐसा अल्कलॉइड है, जस्मोनेट एक ऐसा अल्कलॉइड है, प्लांट हार्मोन है, जो आपके पौधों का वृद्धि करना, पौधे बढ़ना, या फिर उसकी शाखाएं निकलना, उसके पत्ते लंबे चौड़े होना, या फिर उसको ज्यादा फल लगना, ज्यादा फूल लगना, जमीन से अगर आप डालते हैं तो आपकी जड़ों का व्हाइट रूट डेवलपमेंट बहुत बढ़ना, फूलों की मात्रा बढ़ना, फलों की मात्रा बढ़ना, उसको नीचे गिरने से कम करना, एक समान प्याज आना, कांदे एक सारखे येतात जमिनीतून, जर हे जमिनीतून दिलं तर, आलू एक समान आना, एक जैसा आलू आएगा, कोई आलू बड़ा कोई छोटा ऐसे नहीं आएगा, एक समान आलू आएगा, एक समान प्याज आएगा, जमीन से गाजर एक समान आएंगे। कीपिंग क्वालिटी, अगर आप ऊपर से छिड़काव करते हैं तो कीपिंग क्वालिटी बढ़ेगी, फल की शक्कर बढ़ेगी, गन्ने में शक्कर बढ़ेगी, गन्ना लंबा होगा, चौड़ा होगा, उसका ब्रिक परसेंटेज बढ़ सकता है, उपज बढ़ सकती है, आपकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ सकती है, धान्यों में टेस्ट वेट बढ़ता है, मतलब 100 धान्य का वजन अगर आप करेंगे तो उसका बढ़ सकता है। कपास में पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं कि कपास की खेती वाले एक बॉन्ड जो होता है, बॉल जो होता है, एक बॉल 5 ग्राम का होता है एक पौधे के ऊपर में। देखिए आप बिजनेस करना चाह रहे हैं,
आप अपने बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस के तरीके से किसानों को समझाएंगे कि फायदा कैसे है, कितने परसेंट में फायदा है, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, कितने रुपए का फायदा होगा। इस तरीके से आप उसे समझाओगे तो समझ में आएगा। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2-3 एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ग्रो मैजिक एडवांस आपकी एमआई लाइफस्टाइल को 95 जिस तरीके से पहचान है, उसी तरीके से इंडिया एग्रो की पहचान, ये इंडिया एग्रो का 95 है ग्रो मैजिक एडवांस। ये क्या काम करता है? कॉटन का बॉल अगर आप लेंगे तो एक बॉल कॉटन का 5 ग्राम का रहता है जनरली, और एक पौधे के ऊपर में कम से कम 100 बॉल्स होते हैं। मतलब एक पौधे के ऊपर में 5 किलो कपास निकलती है। अगर आप ग्रो मैजिक का अगर छिड़काव करेंगे, कब करना है, क्या फायदे होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ग्रो मैजिक का कपास के ऊपर में छिड़काव किया है या सोयाबीन के ऊपर में आपने अगर छिड़काव किया है, तो आपको पता चलेगा जो 5 ग्राम का एक बॉल था, वो आपका मिनिमम 6 से 7 ग्राम का हो गया है। मतलब अगर एक बूंद का वजन अगर 2 ग्राम बढ़ता है, तो एक पौधे के ऊपर में 2 किलो कपास बढ़ती है। 1 एकड़ में 17,000 पौधे होते हैं। मतलब 1 एकड़ कपास की खेती में आपको कम से कम 5 से 10 क्विंटल का आपको फायदा होगा, उपज होगा। क्या करना है इसके लिए, कैसे इस्तेमाल करना है ग्रो मैजिक? ग्रो मैजिक जब आप किसान रोपाई करता है, प्याज जब लगाता है, टमाटर लगाता है, मिर्ची लगाता है, सोयाबीन लगाता है, कपास जब लगाता है, चावल की खेती जब करता है, तब आपको फर्टिलाइजर के पहले डोज के साथ में, बीज के साथ में या भूअस्त्रा के साथ आप इसको मिला के जमीन में पहली डोज देना है। 1 एकड़ में 100 ग्राम आपको डालना है, सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम। इससे फायदा क्या होगा? जो भी खाद आप आपके मन में जमा करके रखे कि भाई मुझे 2 खाद यूरिया आपकी खेत में देना है, तो फर्टिलाइजर का डोज आधा करिए। मैं क्या कह रहा हूं? फर्टिलाइजर का डोज आधा करिए और उसके साथ में ग्रो मैजिक का एक पैकेट डालिए। मतलब आप 2 बोरी अगर यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी अगर डाल रहे हैं, उस समय 1 बोरी यूरिया कम करिए, डीएपी कम करिए, उसके साथ में ग्रो मैजिक एडवांस डालिए। क्या फायदा होता है जमीन से डालने के बाद में? जमीन से डालने के बाद में आपको पता चलेगा कि जो न्यूट्रिएंट आपके जमीन में फिक्सेशन फॉर्म में है, जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वो आपके पौधों को पहुंचाने का काम, आपके जड़ों तक पहुंचाने का काम ग्रो मैजिक एडवांस करता है। यानी मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब आपके पौधों को न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम ग्रो मैजिक एडवांस करता है। दूसरा काम क्या करता है कि आपके फर्टिलाइजर को लीचिंग लॉसेस या उड़ जाने की जो नुकसान होता है, वो नहीं होने देता और फर्टिलाइजर को आपके जमीन के अंदर में बांध के रखता है। इसलिए आधे फर्टिलाइजर के डोज में अगर ग्रो मैजिक आप मिलाते हैं, तो पूर्ण तरीके से आपके पौधे बढ़ेंगे। दूसरा एप्लीकेशन ग्रो मैजिक का कब करना है? जब भी अंकुरण होने के बाद में, बीज में अंकुरण होने के बाद में जब आपका पौधा बाहर निकलता है, तो 30 दिन के अंदर में आपको इसका पहला छिड़काव करना है। मतलब पहली फवारनी अच्छी घैंची है ग्रो मैजिक एडवांस की। कब छिड़काव करना है? 30 से 35 दिन के बाद में। क्या फायदा होगा इससे? शुरुआती अवस्था में वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी, पत्ते चौड़े होंगे, शाखाएं इसकी बढ़ेगी, ब्रांचेस बढ़ेगी, पत्ते लंबे होंगे, चौड़े होंगे, लश ग्रीन होंगे, डार्क ग्रीन होंगे और ये बहुत एक्टिव हो जाएंगे पत्ते। पत्तों का काम क्या है आपके पौधों में? पौधे में जो पत्ते होते हैं वो आपके पौधों का किचन होता है, जहां पे आपके पौधों का खाना बनाया जाता है। मतलब जो भी पौधों के अंदर में बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जिससे पौधों में खाना बनाया जाता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस होता है, ये सभी बायोकेमिकल रिएक्शन पत्तों में होती है। पत्ते जितने स्ट्रांग रहेंगे, उतना ही आपको उपज ज्यादा बढ़ेगी। पत्तों को लंबा चौड़ा और एक्टिव रखने का काम ग्रो मैजिक करता है। जब भी आपके पौधों के ऊपर में फूल लगता है, उस समय आपने इसका दूसरा छिड़काव करना है। ये 3 बार अगर आप एप्लीकेशन करोगे, तो आपकी उपज कम से कम 20% और ज्यादा से ज्यादा डबल भी हो सकती है। फूल के ऊपर में जो आप छिड़काव करते हैं, उसका फायदा क्या होगा? फूल और फल नीचे गिरने से ये रोकेगा। दूसरी बात ये क्या करेगा? फूलों से फलों में कन्वर्शन होते हुए देखेगा।
तुरई की खेती, करेले की खेती या फिर लौकी की खेती, दुधी भोपळा, कारले किंवा तुमचे चोपडे दोडके किंवा लॉन्ग बीन्स, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये, इन सभी चीजों में आप अगर छिड़काव करते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक फूल के पीछे में एक नर फूल होता है, एक मादा फूल होता है, एक नर फूल होता है, एक मादा फूल होता है। मादा फूल को फल लगता है, नर फूलों में फल नहीं लगता है। अगर ग्रो मैजिक एडवांस आप डालते हैं तो मादा को, नर फूल को भी मादा में कन्वर्ट करने का काम आपका ग्रो मैजिक एडवांस करता है। मतलब हर फूल को एक फल लगेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी तुरई की खेती कर रहे, करेले की खेती कर रहे, लौकी की खेती कर रहे या फिर गिलके की खेती कर रहे, इन सभी में आपका कम से कम 30% आपकी उपज बढ़ने वाली है। मिर्ची की खेती में क्या होगा, कैप्सिकम की खेती में क्या होगा, आपके किसी भी फल का साइज नहीं बढ़ेगा, बट उसका जो टमाटर का एक टमाटर का वजन होता है 80 ग्राम का, वो 120 ग्राम तक चला जाएगा। मिर्ची का एक वजन होता है 6 ग्राम का, वो 12 ग्राम का हो जाएगा। मतलब जितना कैरेट आप टमाटर निकाल रहे थे, वो शायद अगर एक एकड़ में आप 25 कैरेट अगर टमाटर आज निकाल रहे हैं तो आपको पता चलेगा 25 कैरेट ही आज टमाटर निकल रहे, बट उसका वजन 550 किलो का नहीं होगा। 550 किलो जो जनरली निकलता था वो आज 800-900 किलो निकल रहा है। ये खूबसूरती इसी ग्रो मैजिक एडवांस के साथ होगी। सोयाबीन में इसका क्या फर्क पड़ेगा? सोयाबीन की खेती करने वाले जान ले, सोयाबीन की खेती में, मूंगफली की खेती में ऑयल कंटेंट बढ़ता है, मेंथा की खेती में ऑयल कंटेंट बढ़ता है, तेल का परसेंटेज बढ़ता है, मतलब आपके दानों का वजन बढ़ता है। दाने तो उतने ही निकलने वाले सोयाबीन के, बट उसका अगर वजन 1 ग्राम से बढ़ता है तो आपकी उपज कितनी बढ़ सकती है। मूंगफली में 2 या 3 दाने कभी भी निकलते हैं। अगर ग्रो मैजिक एडवांस जमीन से आपने दिया है तो आपको 3 के जगह पे 4 सिंग दाने मिलेंगे। या फिर सोयाबीन की फली में अगर 3 से 4 दाने निकल रहे हैं तो आपके पता चलेगा आपको 1 दाना बढ़ गया है। अगर अरहर की खेती है, तुअर की खेती है, तुरीच्या शेतीमध्ये तुअर की फली में अगर 4 दाने हैं तो इसमें 5 या 6 दाने निकल सकते हैं। इतना सही ढंग से अगर आप किसान भाइयों को बता सके तो आप उनकी कम से कम 500,000 रुपए खर्चा करके उसको उपज कम से कम 30% और ज्यादा से ज्यादा आप डबल कर सकते हैं। और ये कर सकता है ग्रो मैजिक एडवांस। इसमें क्या होगा, आपने फर्टिलाइजर का खर्चा आधा किया है और उसकी उपज अब तक दुगनी करने का काम आपने इससे किया है। डोजेस क्या है, जमीन से किसान को आपने देने के लिए 1 एकड़ में आपने 100 ग्राम डालना है। कोई भी खेती में जमीन तैयार करते समय, या ड्रिप इरिगेशन है तो पहले पानी के साथ में 1 एकड़ में 100 ग्राम आप डालें। स्प्रिंकलर इरिगेशन है तो 1 एकड़ में आपने 100 ग्राम डाले। पानी कितना भी इस्तेमाल हुआ। ऊपर मैंने जो आपको छिड़काव के लिए बताए थे, पहला छिड़काव 30 से 35 दिन में और दूसरा छिड़काव 60 से 35 दिन में, जब फूल लगते हैं और फूलों का फलों में कन्वर्शन जब होता है, उस समय 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का आपको इस्तेमाल करना है। ये जब भी आप स्प्रे पंप और टॉनिक के बारे में सोचते हैं, जब भी किसान अपनी उपज बढ़ाने के बारे में सोचता है, जब भी किसान एक समान कांदा बढ़ने के बारे में सोचता है, जब भी किसान, प्याज के किसान, मराठी में मैं आपको बताता हूं, प्याज के किसान शेतकऱ्यांना, तुम्ही कांद्याच्या शेतकऱ्यांना हे सांगू शकता की त्याची कीपिंग क्वालिटी वाढणार आहे। प्याज की कीपिंग क्वालिटी बढ़ने वाली है, उसको जो फंगस लगती है वो नहीं लगने वाली। एक समान प्याज आपकी जमीन से निकलने वाला है। आपका जो आलू जमीन से निकलेगा वो एक समान निकलने वाला है। कीपिंग क्वालिटी, लंबे मार्केट के लिए आप इसको रख सकते हैं। आप इसको चालनी में जब रखते हैं तब किसानों का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि उसको फंगस लगती है। अपनी ग्रो मैजिक एडवांस अगर आपने जमीन में डाला है तो आपकी पैच को फंगस नहीं लगती है, कीपिंग क्वालिटी इसकी बढ़ जाती है। जब भी
आपको आपकी उपज बढ़ानी है, किसानों की उपज बढ़ानी है, तब तब आपको ग्रो मैजिक एडवांस के बारे में जरूर सोचना है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम और जमीन से देने के लिए फर्टिलाइजर के साथ में 1 एकड़ में 100 ग्राम आपको इसको देना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट प्लीज। यमाई स्प्रे प्लस। यमाई स्प्रे प्लस ये प्रोडक्ट सभी लोगों को पता है, सभी किसान इसको पसंद करते हैं, सभी किसान इसके क्लाइंट है, सभी किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। बट हम लोगों में और बाकी लोगों में फर्क क्या है, सभी प्रोडक्ट ये आप जान लो। बाकी प्रोडक्ट्स में क्या क्या है ये मैं बताता हूं, अपने प्रोडक्ट्स में क्या क्या है ये बताता हूं। बाकी प्रोडक्ट स्टिकर होता है, मतलब आपके किसी भी दवाई के साथ में अगर आप इसको मिला के डालते हैं, उस समय वो दवाई को आपके पौधों के ऊपर चिपकाने का काम करेगा। इसको स्प्रेडर का काम करेगा, मतलब वो दवाई को या खाद को या फिर खरपतवार म्हणजे तणनाशक आपण जेव्हा म्हणतो, इन सभी को आप जब इसके साथ मिला के डालते हैं तो वो पूरे फैलाने का काम करता है पत्तों पे। पेनिट्रेट, कोई भी दवाई के साथ में मिला के ये डालते हैं तो वो दवाई को पौधे के अंदर ले जाने का काम जरूर करता है। यहां तक हम और बाकी सभी प्रोडक्ट्स समान हैं। हम लोग अलग कैसे हैं ये मान लीजिए, स्टिकर, स्प्रेडर और पेनिट्रेटर तो हम हैं, हम एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर मतलब एक ही साथ अगर दवाई के साथ में अगर यमाई स्प्रे प्लस अगर मिलाते हैं, उस समय उस दवाई की इफिकेसी बढ़ाने का काम ये करता है, मतलब दुगनी बढ़ाने का काम। अगर कोई दवाई बोलता है कि मेरी दवाई का इफेक्ट जो है 10 दिन का है, ये केमिकल के साथ में भी मिलाया जा सकता है, किसी भी केमिकल के साथ में, किसी भी खाद के साथ में। तो जब भी आप किसी केमिकल के साथ में, फंगिसाइड के साथ में आप इसे मिला के डालते हैं, अगर वो क्लेम करते हैं कि 10 दिन का रिजल्ट उनका है, यमाई स्प्रे प्लस के साथ में उनके 10 दिन का रिजल्ट 20 दिन का हो सकता है। ये दवाई को एक्टिवेटर का काम करता है, ये एक्टिवेटर है। हम दूसरों से इसमें अलग है। रिएक्टर, रिएक्टर मतलब क्या है, जब भी किसान एक ही स्प्रे पंप में 15 लीटर पानी में या टंकी में एक ही साथ अगर फफूंदनाशक या बुरशीनाशक डालता है या फिर इंसेक्टिसाइड डालता है, 2-3 केमिकल डालता है, कभी खाद डालता है, उस समय आपको पता चलता है कि वो सभी केमिस्ट्री मिलके ये अलग केमिस्ट्री बनती है। उस समय अलग अलग दवाइयों के अलग अलग इफेक्ट देने के लिए ये रिएक्टर का काम करता है। चौथा इफेक्ट इसका है पॉलिनेटर का। पॉलिनेटर का काम क्या है, जब भी ये किसी भी खेत में छिड़काव होता है, उस समय यमाई स्प्रे प्लस जहां पर छिड़काव होता है वहां पर आपको पता चलेगा कि हनी बीज, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है। मधमाशा त्या शेतामध्ये जास्त वाढतात। जहां पर मधुमक्खियों की संख्या ज्यादा बढ़ती है, उस समय आपको पता चलता है कि वहां की उपज भी बढ़ती है, क्योंकि पॉलिनेशन ज्यादा होता है। इसीलिए सबसे पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे पॉलिनेटर कहा गया है। तो हम बाकी प्रोडक्ट से कैसे अलग है ये आपको बता दिया। तो यमाई स्प्रे प्लस तुम्ही तणनाशकात वापरू शकता, तुम्ही बुरशीनाशकात वापरू शकता, तुम्ही कोणत्याही केमिकल मध्ये मिक्स करून देऊ शकता, किंवा तुम्ही कोणत्याही औषधामध्ये, खाद मध्ये हे टाकू शकता। किसी भी खरपतवार के साथ में, किसी फफूंदनाशक के साथ में, किसी भी कीटनाशक के साथ में आप इसे मिला के दे सकते हैं। जब जब भी आप छिड़काव के लिए स्प्रे पंप उठाएंगे, उस समय आपको यमाई स्प्रे प्लस उस पंप में डालना ही डालना है, ताकि आपकी दवाइयों की इफिकेसी, परिणामकारकता जो है वो दुगनी करने का काम ये यमाई स्प्रे प्लस करता है। नेक्स्ट, यमाई प्राउड। पिछले साल तक आप लोगों को पता है कि फंगी कवच अपनी बास्केट में था। फंगी कवच को इम्प्रूव्ड फार्मुलेशन बना के हमने यमाई प्राउड आपकी सेवा में दिया है। पिछले महीने में हमने लॉन्च किया। अभी आने वाले 2-4 दिनों में इसको लॉन्च करने वाले हैं। बट आप जान ले, पूरी भारतवर्ष में जितनी भी खेती की जाती है, जितने प्रकार की खेती की जाती है, अलग अलग खेती के ऊपर में अलग अलग 5000 प्रकार की अलग अलग बुर्शी आती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की आपकी फफूंद आती है। कभी वो जड़ों के ऊपर आती है, कभी तनों के ऊपर आती है, कभी पत्तों के ऊपर आती है, कभी अंदरूनी फैलती है, कभी बाहर से आपको दिखती है,
कभी जड़ों के अंदर आपने अगर जड़ों से लेके अगर पूरे पेड़ को अगर ऐसे बीच में से काटा तो कभी आपको अंदरूनी फैलते हुए दिखती है, कभी जमीन से फैलती है, कभी पानी के द्वारा फैलती है। बट जहां जहां आपको फंगस का ग्रोथ दिखता है वहां वहां आप इसको डाल सकते हैं यमाई प्राउड को। यमाई प्राउड आपको अगर जमीन से अगर झाड़ अगर सूख रहा है तब भी आप इसको देना है। बीज अंकुरण होने से पहले बीज उपचार मंडे बीज प्रक्रिया जब आप करते हैं उस समय भी आपको अगर यमाई प्राउड अगर डालते हैं तो आपके बीज जब अंकुरण होते हैं उसी समय कोई भी फंगस इसके ऊपर में नहीं आ सकती है। गन्ने के खेती में पर्टिकुलरली आप जान ले, जब भी आप गन्ना लगाते हैं उस समय जो बिट्टियां आप गन्ना लगाने के लिए डालते हैं, जब जमीन में आप डालते हैं उससे पहले जब भी आप गन्ने के टुकड़े जब करते हैं उस समय आपने 50 लीटर या 100 लीटर पानी लेना है, उसमें 500 ml करीबन यमाई प्राउड डालना है, 100 ग्राम ग्रो मैजिक डालना है और 100 ml यमाई स्प्रे प्लस डालना है। इसके साथ में अगर आपने गन्ने की सीड ट्रीटमेंट करी है तो आपको पता चलेगा कि रेड रस्ट का टोटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और शुरुआती अवस्था में जितनी भी 10 प्रकार की फंगस काम करते हैं उस समय प्याज लगाने वाले किसान या फिर टमाटर लगाने वाले किसान या फिर कैप्सिकम चिली ये सब लगाने वाले जो किसान होते हैं या चावल के खेती वाले जो नर्सरी से रोपाई करने के लिए जब भी आप पौधे लगाते हैं उस समय आप याद रखें अगर यमाई प्राउड का पानी यमाई प्राउड ग्रो मैजिक और यमाई स्प्रे प्लस का घोल अगर आप बनाते हैं उसमें आप 10 मिनट अगर रूट्स को जड़ों को डुबो के रखते उसके बाद में अगर आप खेत में लगवाते हैं तो आपको पता चलेगा कि बाकी किसानों का पौधा जो लगाया है उससे दुगनी ग्रोथ में अपना पौधा बढ़ता है। और शुरुआती अवस्था में जैसे जन्म गुटी देते हैं ना बचपन में, उस तरीके से अगर आपने आपकी पौधों को अगर जन्म गुटी दी यमाई प्राउड और ग्रो मैजिक की तो आपके पौधे ऐसे लहराएंगे, कम से कम आपको 20 से 25% की बढ़ोतरी आपकी उपज में होगी और दूसरे किसानों से आपका खेत तो बहुत अलग दिखने वाला है। इसका डोज है जमीन से अगर आपको देना है तो 1 एकड़ में आपने पानी के साथ में 500 ml डालना है और अगर आपको छिड़काव करना है तो आपको 1 एकड़ में कम से कम 1 लीटर पानी में आपको 2 ml का इस्तेमाल करना है। ये फफूंद या बुरशी आने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ना आने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर वाले याद रखें, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों के ऊपर में ये कारगर साबित होता है। करेले के ऊपर में ये कारगर साबित होता है। जहां जहां फफूंद आती है, बुरशी आती है, वहां वहां इसका आप काम कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, जमीन से आप इसको डाल सकते हैं, ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं। आप एक काम बोल सकते हैं सिंपली से सभी प्रकार के बुरशी नाशकों का बाप यमाई प्राउड है। आज कम से कम 10,000 ब्रांड मार्केट में घूम रहे होंगे। नासिक में सिर्फ और सिर्फ फफूंद नाशक का मार्केट अगर देखेंगे तो करीबन 5,500 करोड़ का मार्केट है। अलग अलग प्रकार के ब्रांड है केमिकल में, बट सभी प्रकार के ब्रांड का एक ही बाप है जो यमाई प्राउड है। नेक्स्ट, इस प्रकार से अंगूर के 2 पौधे हमने पत्ते आपको दिखाया है। लेफ्ट वाला पत्ता है डाउनी मिल्ड्यू और राइट वाला पाउडरी मिल्ड्यू। ये हर खेती में ये दोनों चीजें आपको आती है। सोयाबीन के इसमें आता है, चावल के इसमें आता है, गेहूं में आता है, आलू में आता है, प्याज में आता है, टमाटर में आता है, कैप्सिकम में आता है। 1-1 एकड़ में 10-10, 20-20 कैप्सिकम वाले, शिमला मिर्च वाले ध्यान रहे, शिमला मिर्च वाले कम से कम 20,000 का फंगीसाइड आपके खेत के ऊपर में डालते हैं। बट हमारा अगर 2,000 का खर्चा करेंगे तो हम उसके 18,000 बचा सकते हैं। 2,000 का अगर ये छिड़काव करता है तो आपको पता चलेगा उसकी फंगस टोटली त्याची बुरशी टोटली नाहीशी होणार आहे। तर फक्त आणि फक्त यमाई प्राउड ये सब आपके स्क्रीन के ऊपर में जो दिख रहा है ये सभी डिसीजेस हमने लिस्ट की है। ये सभी प्रकार की खेती के ऊपर में ये बुरशी का या फफूंद का आपको प्रादुर्भाव दिखता है या फिर नुकसान दिखता है।
एप्पल से लेके चावल की खेती तक, गेहूं से लेके टमाटर की, मसाले की खेती के ऊपर, चाय के ऊपर में, कॉफी के ऊपर में, इन सभी प्रकार के खेती के ऊपर में आपको एमआई प्राउड, ये हर एक किसान की बास्केट में रहने वाला प्रोडक्ट है। कम से कम सस्ते में तो ये डेफिनेटली किसान भाइयों की बास्केट में रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट 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 बताने की यही कोशिश है, आप सभी स्लाइड में देख रहे हैं, पर एक एक डिसीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बताएंगे तो शायद रात यही हो जाएगी। बट वो देखने के लिए एक बड़ा अच्छा लगता है कि सभी क्रॉप्स के ऊपर में एक ही सोल्यूशन है, एमआई प्राउड। अब आते हैं वीरों के वीर, एमआई वीर। इसका नाम ही ये सोच के रखा है, जब जब भी आपके खेत के ऊपर में, किसी भी पौधे के ऊपर में किसी भी प्रकार का कीड़ा आता है, मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी प्रकार का कीड़ा आता है, चाहे वो रस चूसने वाला कीड़ा हो, चाहे वो ईयड़ हो या इल्ली हो या फिर आपकी सुंडी हो, किसी भी प्रकार का कीड़ा आपके जमीन में आ रहा हो या फिर आपके ऊपर पौधे के ऊपर में आ रहा हो, उस समय आपको एमआई वीर का इस्तेमाल करना है। मतलब ये प्रोडक्ट पूरी भारतवर्ष का ही नहीं, पूरी जगत का ऑल इन वन प्रोडक्ट है। मतलब ये आपके मराठी में अगर कहूंगा तो मावा, तुडतुडे, फुलकिडे, पांढरी माशी, लाल कोळी, मिलीबग, ह्या सगळ्या किड्यांवर किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या अळ्या, इन सभी प्रकार, महुआ हो गया या फिर लट हो गई या फिर सफेद मक्खी होगी या फिर लाल कोड़ी होगी या फिर मकड़ी जिसे बोला जाता है, ये सब कुछ हो गया। इन सभी प्रकार के कीड़ों के ऊपर में आपको एमआई वीर का छिड़काव करना है, क्योंकि आपने देखा होगा पत्तों के ऊपर में या फिर पेड़ के ऊपर में कभी इल्ली भी दिखती है, कभी सकिंग पेस्ट भी दिखता है। तो किसान क्या करता है, ये वाली दवाई भी डालता है और वो वाली दवाई, दो दवाइयों का मिक्सचर करके वो अपना खर्चा बढ़ाता है। और हमारा क्या है, कोई भी कीड़ा हो, अगर उसने बोल दिया कि कीड़ा है तो देखने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सा कीड़ा है, या कस्टमर केयर को पूछने की जरूरत नहीं कि ये कौन सा कीड़ा है, आपको सिंपली उसे एमआई वीर देना है। एमआई वीर हर मिक्सचर का एक बाप आप इसे बोल सकते हैं। 1 लीटर पानी के लिए आप इसको करीबन 2 ml का डोज आपको इसको देना है। और आप करीबन जमीन से अगर कीड़ा आ रहा है तो जमीन में देना है, अगर ऊपर आ रहा है तो इसको छिड़काव में आपने इस्तेमाल जरूर करना है। ये हर प्रकार के कीड़े के लिए एक ही सोल्यूशन है, जो एमआई वीर। नेक्स्ट पिछले साल तक जिन लोगों ने ये सभी सुंडी आपके सामने रखी है, अलग अलग प्रकार की सुंडी है, अलग अलग समय पे ये आती है, उस समय आपको इसका छिड़काव करना है। अगला प्रोडक्ट है एमआई सिट्रा। एमआई सिट्रा चावल की खेती और आम की खेती के लिए दिया जाता है। करीबन एमआई सिट्रा में आपका मेरी आवाज आ रही है सर सबको? यस सर, आवाज आ रही है। एमआई सिट्रा जो है वो चावल की और आम की खेती के लिए दिया जाता है। जब भी चावल की खेती में फूल लगते हैं या फिर पेक फॉर्मेशन होता है, फ्लावरिंग होता है, मराठीमध्ये त्याला निसवलं म्हणतात, जेव्हा फूल लागतात भात शेतीला, उस समय जड़ों के ऊपर फूल तो ऊपर लगे हैं, जड़ों के ऊपर में कीड़े लगते हैं, जिसे ब्राउन प्लांट हॉपर बोला जाता है। शुरुआती अवस्था में वो सफेद होते हैं, फिर वो हरे कलर के होते हैं, फिर ब्राउन कलर के होते हैं, फिर ब्लैक कलर के होते हैं, और उसके बाद में आपकी चावल की बाली को वो कंप्लीटली दाने भरने नहीं देता है। उस समय वो कीड़े के लिए एमआई सिट्रा आपको जरूरत पड़ता है। एमआई सिट्रा कब इस्तेमाल करना है? जब भी चावल की खेती रोपाई होने के 55 से 65 दिनों के बाद, जब बाली बाहर निकलती है, फ्लावरिंग होता है, उस समय आपको इस्तेमाल करना है। जमीन की सतह पे नोजल को रखते हुए, स्प्रे पंप का नोजल को रखते हुए आसमान की तरफ आपने नोजल रखना है और नीचे से ऊपर के लिए आपने छिड़काव करना है, ताकि आपके तनों के ऊपर में चावल के या फिर भाताच्या खोडावर त्याचा फवारा जाईल, या इस तरीके से आपको इसका स्प्रे करना है और आगे बढ़ना है।
आपको केमिकल मार्केट में ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए कोई भी दवाई आज तक नहीं बनाई है। ये पूरी महाराष्ट्र का 5,000 करोड़ का मार्केट है और पूरे भारतवर्ष का करीबन 70,000 करोड़ का मार्केट है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ यमाई लाइफस्टाइल के पास में सोल्यूशन है। तो आप हर चावल की खेती में और आम की खेती में, जब भी आम के ऊपर में फूल लगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आम के पेड़ के नीचे जब आप जाते हैं तो बहुत सारे फूल नीचे गिरे हुए दिखते हैं आपको। वो सिर्फ और सिर्फ हॉपर के कारण होता है। एक फूल नीचे गिरना मतलब एक आम नीचे गिरना है। जब भी फूल लगना शुरुआत हो जाता है, इस तरीके से आपको आम की खेती के ऊपर दिखता है। दिखाइए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आपकी चावल की खेती के ऊपर में, जब भी आप चावल की खेती देखेंगे इस तरीके से आपको एक ब्राउन पैच हुआ दिखता है। आपको तो पता होना चाहिए कि आपके खेत के ऊपर में ब्राउन प्लांट हॉपर इस तरीके से तनों के ऊपर में चिपके हुए रहते हैं। पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं, उस समय आपको इसका छिड़काव करना है। आम के ऊपर भी जब फूल लगते हैं इसका आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करने का डोज है 1 लीटर पानी के साथ में 2 ml का आपको छिड़काव करना है। बट इसके साथ भी आपको यमाई स्प्रे प्लस, मैं जो भी छिड़काव की आपको बातें बता रहा था, मैं एक बात बताना यमाई वीर के बारे में बताना भूल गया। ये अमावस की स्टोरी हमने आपको बताई थी ना। कोई भी कीड़े की उत्पत्ति मतलब आपके खेत के ऊपर में कोई ना कोई कीड़ा कभी ना कभी होता ही होता है। हर अमावस के दिन में आपने आपके खेत के ऊपर में यमाई वीर का छिड़काव करना ही करना है, चाहे कीड़ा आया हो ना आया हो। ये भी यमाई सिट्रा का भी छिड़काव चावल की खेती में, आम की खेती में अमावस देखते ही करना है। अमावस को बड़ा मनुष्य मानते हैं लोग। हमारा बिजनेस तभी चालू होने वाला है। मर्सिडीज को बगल में रखिए और अमावस हो गई कि अपनी 407 या ट्रक लेके गांव में पहुंच जाइए और इसका बिजनेस करिए। किसान को समय पे आपकी दवाई पहुंचना बहुत जरूरी है। अमावस आई नहीं कि पीयूसी से मटेरियल लिया और अपने खेत में चले गए। नेक्स्ट, मॉडिफाई। ये पुराना ही प्रोडक्ट अपना है बट बहुत कारगर साबित हुआ है। छिड़काव करने के लिए फिर खेत में जो भी पानी अवेलेबल होता है आपको छिड़काव के लिए या फवारने के लिए, जो भी पानी आप इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे पंप पे लेते हैं या फिर आपके कुएं का पानी या फिर आपके छिड़काव के लिए नहर का पानी जो आता है या पाटा सा पानी चाहिए, तो ये सभी अगर पानी अगर आप देखोगे तो ये खारा होता है। खारे पानी में आप जो भी दवाई का छिड़काव करते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार रिजल्ट नहीं दे पाती है, क्योंकि वो खारा पानी है, उसमें नमक ज्यादा है। वो खारे पानी को मीठा करने का ये तरीका है। अगर आप खारे पानी में मॉडिफाई अगर मिलाते हैं तो पानी मीठा होता है। बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि खारा पानी है, हमारे कुएं का खारा पानी है, तो इसे मीठा किया जा सकता है? तो हाँ, आपके कुएं का खेत का पानी भी मीठा किया जा सकता है, बट उसमें झरने लगे होते हैं, बाहर से पानी आता है, मीठा पानी फिर से खारा होगा। आप 2-4 दिन के बाद में मॉडिफाई जरूर डालते हैं। बट किशोर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज गांव में दूर दराज में खेतों में आज शादियां होती है और शादियों में कुएं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता है बहुत सारे गांव में अपने जहां पर कुएं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां पर मॉडिफाई डाला जाता है। और जिस पानी में मॉडिफाई डालते हैं वो पानी मीठा होता है और वो पीने योग्य भी रहता है। मतलब यह नहीं है कि इसमें केमिकल डाल दिया तो आपके पीने योग्य नहीं रहा, ये आप पीने योग्य भी रह सकते हैं। बट ये कतई पानी का प्यूरिफायर नहीं है, गंदे पानी को अच्छा पानी बनाने का तरीका नहीं है, बट खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका ये जरूर है। कैसे समझे आपका मीठे पानी हो गया करके? खारे पानी को अगर आपने लिया, उसमें एक कांच की ग्लास में आप पानी लीजिए, उसमें आप नमक डालिए। नमक डालने के बाद, सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी? कुएं का खारा पानी मतलब क्षार युक्त पानी का? क्षार युक्त पानी, क्षार युक्त पानी को भी मीठा करने का ये तरीका। क्षार युक्त पाणी चांगलं होऊ शकतं ना? बिल्कुल चांगलं होऊ शकतं। हो, व्हेरी गुड। और एक बताता हूँ, गुजरात में मुझे अभी मेहसाणा में मैं गया था। मेहसाणा में एक बंदे ने मुझे बताया कि वो क्या बिजनेस कर रहा होगा सर, टैंकर का बिजनेस करता है।
बोर में आप कैसे डालोगे सर? बोर में किसी ने लिखा है कि बोर में आप डाल सकते, बोर में आप मॉडिफाई नहीं डाल सकते। बोर खोलोगे कब? और उसमें झरने से पानी आते रहता है, तो वो मीठा पानी खारा होते भी रहेगा। बट जो टैंकर का पानी इस्तेमाल करता है, तो आपको समझ लीजिए महाराष्ट्र का रेट, मैं पूना का आपको बताता हूँ। पूना का खारा पानी का जो टैंकर होता है वो 1200 रुपए का है आज, और पीने के पानी का टैंकर जो मीठा माना जाता है वो 4,500 से 5,000 रुपए का होता है। तो गुजरात का एक अपना डीटीसी क्या बिजनेस कर रहा होगा? उसने सभी टैंकर वालों को जमा किया और उनको बोला कि खारे पानी का 800 रुपए का टैंकर ले आओ, मैं आपको 5,000 रुपए का टैंकर बना देता हूं। कैसे? मॉडिफाई डाल के। वो अपना धंधा कर रहा है मॉडिफाई का, वहां पे डेली 100 मॉडिफाई बेच रहा है वो, 100 मॉडिफाई। एक बिजनेस का टैक्टिक्स है। मीठे पानी करने का ये तरीका है, साल्ट को नीचे बिठाने का एक तरीका है। हर एक टैंकर 5,000 लीटर के टैंकर में 2 बोतल डाल देता है और टैंकर निकल जाता है। जो जहां पे जाना है जगह पे, वहां तक जाते जाते खारे पानी का टैंकर मीठा हो जाता है। सबसे बढ़िया तरीका है। स्प्रे पंप पे आप जब भी छिड़काव के लिए पानी देते हैं, या फिर ड्रिप इरिगेशन के लिए जब भी आप पानी लेते हैं, या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए जब भी आप पानी देते हैं, उस समय आपको मॉडिफाई पानी में डालना जरूरी है। ये पीने वाला खारा पानी अगर होगा तो वो मीठा बना के आपको पीने योग्य ही रखेगा, बट गंदे पानी को प्यूरिफाई करने का ये तरीका बिल्कुल ही नहीं है। ये मॉडर्न एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट थी, हमने ये दिया था। बट आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी, हैरानी भी होगी कि जहां पर बारिश होती है, जहां पर मच्छी पालन होता है, जहां पर ज्यादा बारिश होती है, वहां पर पानी एसिडिक होता है। जैसे गोवा हो गया, कोकण हो गया, आसाम हो गया, या कोस्टल समुद्र के अगल बगल वाले जितने भी क्षेत्र है जहां पर ज्यादा बारिश होती है, वहां पर जमीनें एसिडिक होती है। तो वो एसिडिक जमीनों में मच्छी पालन नहीं हो सकता। तो एसिडिक जमीनों में ये लोग क्या करते थे? इसके पहले चूना डालते थे, चूनी की बोरियां डालते। आजकल चूनी की बोरियां नहीं डालते। गोवा में इतने लोग आज मॉडिफाई डाल रहे। सबसे बड़ा ट्रेंड सबसे पहले आया था आसाम से। आसाम का आज की डेट में सबसे हाईएस्ट सेल चल रहा है मॉडिफाई का, जहां पर एसिडिक पानी को नॉर्मल बनाने का तरीका ये मॉडिफाई करता है, या फिर खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका ये मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस तरीके से मुझे लगता है कि आप टीसी से क्राउन डायमंड बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। इतने सही प्रोडक्ट है, इतने सही समय पे इस प्रोडक्ट के साथ में आप कोई भी खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए प्लीज। यही मैंने पहले जो आपको बात बताई थी, यही वाली बात बताई है कि आप अपने इंडिया एग्रो प्रोडक्ट के बारे में पहले जानिए। 5 गांव को आप सिलेक्ट करिए, उन 5 गांव के किसानों के लिस्ट बनाइए। आप अपने गांव में बहुत सारे लोग, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि वो डायमंड बनने के कगार पे है। दवा भाई बांबानिया, दवा भाई को किशोर सर अच्छी तरीके से जानते हैं। वो दवा भाई आज डायमंड बनने जा रहे हैं अगले 2-3 महीने में। इन लोगों ने क्या किया था? डायमंड बनने के लिए उन्होंने लास्ट ईयर 70 गांव में हर एक लीडर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। हर आईटीसी के अंडर में 70 गांव में, या एनटीसी के अंडर में 70 गांव में एक एक लीडर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप 25-30 हजार रुपए खर्चा करके गांव में ऐसा एक प्लॉट डेवलप करिए। अपनी मर्जी से, कस्टमर केयर की हेल्प से आप एक एक प्लॉट खड़ा करेंगे, वहां पर सभी किसानों को लाएंगे, दिखाएंगे, और उसके बाद में सभी किसानों का साइन अप भी कराएंगे। तो आपको बताता हूं कि दवा भाई एक ही साल में डायमंड बनने जा रहे हैं। 2 लेग पे आईटीसी थे, 1 लेग पे अलग से 2 लेग पे आईटीसी बन गए हैं। चौथी अभी बिल्कुल नजदीक है, कगार पे है डायमंड बनने की, बिल्कुल 2 महीने पे वो लगे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाइए, आप किस तरीके से इसका बिजनेस कर सकते हैं ये आप सोचिए। अगर आप सक्सेस स्टोरी अपने लीडर से जानिए। आपके हाथ में
किशोर अहिरे सर जैसे भगवान जैसे लोग आपके हाथ में, जिन लोगों ने सक्सेस स्टोरीज आप लोगों को बताई है, बताते रहते हैं, इनकी पद कमलों पे चलिए, पद चिन्हों पे चलिए और आप अपना सक्सेस आप ढूंढिए। जय माई लाइफस्टाइल, जय किशोर अहिरे सर। कोई सवाल हो तो हम ले सकते हैं। यस सर, कई लोगों के सवाल है। अभी स्क्रीन हटाने के बाद कई लोग हमारे जो है लीडर कोते सर, आप कोस्ट होंगे तो आपका कोई सवाल था मेरे को पूछने का, तो आप डायरेक्ट सर को भी पूछ सकते हैं आप लोग, या तो मैसेज दे सकते हैं। सर कई लोगों ने ना मैसेज दिए हैं, आप यदि जो चैट बॉक्स है देखिए उस देखिए हाँ मैं एक चैट बॉक्स में देखता हूँ, दो हाँ दो हाँ, तीन कई लोगों ने चैट बॉक्स में भी दिए हैं। ओके। जैसे मॉडिफाई कितने पानी में कितना डालना है? मॉडिफाई आपको 1 लीटर पानी में 3 से 4 बूंदे, मतलब 3 से 4 ml डालना है। अगर वो खारा है तो कम करना है। तो वायरस ये प्रोडक्ट अपना डिसकंटिन्यूड हुआ है। व्हाइट क्रश, प्लांट एस्कोर, ट्रिपमाइट, ये सभी कीड़ों, अलग अलग कीड़ों के लिए हमने अलग अलग दवाइयां दी थी। इस साल में हमने सिर्फ और सिर्फ आपको यमाई वीर दिया है। सभी कीड़ों का खात्मा एक ही प्रोडक्ट के साथ में हो सकता है। जैसे प्रमोद ठाकरे सर ने पूछा है माई बैक्टीरिया के बारे में बताओ सर। यमाई बैक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है। यमाई बैक्ट नेक्स्ट इसमें है। वायरस अपना डिसकंटिन्यूड हो चुका है, बट अगर किशोर रे सर अगर जानते हैं, चाहते हैं, तो वायरस फिर से आ सकता है। ठीक है, हम तो सब चाहते हैं, लाएंगे, फिर बोलेंगे ना, मैनेजमेंट को बोलेंगे सर, रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ कोते सर, आपका क्या है? सर नमस्कार, माझा प्रश्न असा होता, जो रेशीम उद्योग आहे, हा, म्हणजे जे तुतीचं झाड असतं, याच्यासाठी आपण सर ग्रो मॅजिक आणि एमआय स्प्रे वापरू शकतो का? ग्रो मॅजिक आणि एमआय स्प्रे आपण वापरू शकतो, कोणत्याही प्रकारचं अळीला नुकसान होत नाही। आणि त्याच्यावरून सांगतो, एमआय वीर सुद्धा आपण वापरू शकतो। तर जर कोणत्या प्रकारची कीड जर आपल्या तिथे आलेली असेल तर एमआय वीर वापरू शकतो, पण 3 दिवस तुम्ही तिथे अळी सोडायच्या नाही। अच्छा, वापरल्यानंतर 3 दिवस सोडायच्या नाही। हा, अळ्या सोडायच्या नाही। 3 झाडांच्या दिवसानंतर तुम्ही अळ्या सोडू पानं शकता। खायला पानं Thank you. खायला अळ्या सोडायचे नाही, किंवा ते छिडकाव केलेले पानं त्यांना खायला द्यायचे नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। पोल्ट्री इंडस्ट्री में आप सभी समझ ले, पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो भी मराठी मध्ये सांगतो आणि हिंदी मध्ये सांगतो, पहिले मराठीत सांगतो, ज्या माशा येतात, पोल्ट्री इंडस्ट्री नाशिकची किंवा धुळे, जळगाव, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट मध्ये खूप पोल्ट्री इंडस्ट्री आहे। खूप मोठा त्यांचा प्रॉब्लेम आहे। त्याच्याकरता म्हणजे त्यांच्या खाली जे लिटर टाकलेलं असतं, म्हणजे भुसा टाकलेला असतो, ज्याच्यावर कोंबड्या असतात, तिथे खूप अळ्या होतात। ते त्यांच्या पायांना खातात। त्याच्यावर सुद्धा तुम्ही जर एमआय वीरचा छिडकाव केला तर त्यांच्या खालच्या ज्या बेस मध्ये अळ्या होतात, त्या अळ्या होणार नाही। आणि त्यांना खूप जास्त त्यांच्या भिंतीवर माशा येतात। त्या माशांकरता सुद्धा तुम्ही एमआय वीर वापरू शकता। एमआय वीर वापरताना कोंबड्यांच्या अंगावर पडलं तर कोंबड्यांना कोणत्याही प्रकारचं नुकसान होत नाही। त्यामुळे पोल्ट्री इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा तुम्ही एमआय वीरचा उपयोग करू शकता। बढ़िया बढ़िया सर। अद्रक लागवडसाठी माय प्रोडक्ट चालेल का? अद्रक लागवडी करता एमआई प्राउड चालेल। आप किशोर सर, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा आज। हाँ सर। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि टेलीग्राम आप सभी लोग डाउनलोड कर ले, और एक ऑफिशियल इंडिया ग्रो का टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें 20,000 लोग जा सकते हैं। किशोर अहिरे सर चाहे तो वो उनका 5 लाख का तो एक ग्रुप हो सकता है। यस सर। उनके अंडर में बहुत सारे लोग हैं। 20,000 लोगों का वो ग्रुप है। उस ग्रुप में आपको हर क्रॉप का एक शेड्यूल दिएगा, जिसमें टर्मरिक हो, हल्दी की खेती हो, अदरक की हो, चाहे चाय की हो, मसालों की हो, अंगूर का हमने शेड्यूल नहीं बनाया है, क्योंकि अंगूर की खेती हर साल अलग अलग तरीके से की जाती है, अलग अलग इसमें, बट वो जल्दी ही उसका भी शेड्यूल बन जाएगा। डाळिंबाच्या शेतीसाठी, कांद्याच्या शेतीसाठी, सोयाबीनच्या शेतीसाठी, कपास की खेती के लिए, या फिर हर प्रकार की खेती के लिए हमारे पास में शेड्यूल बने हैं। मक्के की खेती के लिए और शॉर्ट नोट भी बनाया है।
अगर वो एक क्रॉप का एक शॉर्ट नोट अगर आप लेके जाए और वो पढ़ ले, वो किसानों को आप अगर एक पेज दे दे तो आपका काम हो जाएगा। इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। वो हमने हिंदी में बनाए हैं। वो ग्रुप में अगर आप सब लोग शामिल हो जाएंगे तो आप लोगों Yes, को sir. हमसे कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाएगी। वो ग्रुप की लिंक मैं आपको किशोर सर भेज दूंगा। आप अभी सभी लीडर लोगों को भेज देंगे तो वो ज्वाइन हो जाएंगे। येस सर. मकावरची लष्कर आळी ये एक सवाल है कि जो एमआई प्राउड एमआई वीर ये कब तक अवेलेबल हो जाएगा? तो जून की फर्स्ट वीक में मतलब अभी नजदीकी है। जून की फर्स्ट वीक में ये आपकी पीयूसी तक आ जाएगा। ओके. हाँ सर, कुछ पूछ रहे थे सर आप? पूछ रहे क्या तणनाशक लष्कर आळीसाठी कोणतं? एमआई वीर. एमआई वीर. कपाशीमध्ये गुलाबी अळी येते, त्यामुळे कवडी कापूस निघतो, लाल कापूस निघतो. त्याकरता तुम्ही फ्लॉवरिंगच्या वेळेस जर तुम्ही एमआई वीरचा जर एक अमावस्येच्या दिवशी जर एमआई वीर वापरलं तर तुमच्या कापसामध्ये कवडी कापूस होणार नाही, 100% गॅरंटी. म्हणजे ओव्हरऑल कापसावर जर सांगितलं की अमावस्येच्या दिवशी फवारणी झालीच पाहिजे ना? अमावस्येच्या दिवशी नाही, अमावस्येपासून 10 दिवसापर्यंत तुमच्या फवारण्या होऊ शकतात, करू शकता. म्हणजे हा वेळ आहे. सर अमावस्येच्या दुसऱ्या दिवशी जर मारलं आपण तर चालतं का तसं? 10 दिवस अमावस्येच्या जर मारलं तर अति उत्तम राहील ना. अमावस्येच्या दिवसापासून तर 10 दिवसापर्यंत ते 15 दिवसापर्यंत तुम्ही कोणत्याही दिवशी एमआई वीरचा तुम्ही छिडकाव करू शकता. मेसेज इज व्हेरी मच क्लिअर. डाळिंबावर येणाऱ्या जे काही तुमचे हे आहेत तेने आहे, या तेल्याकरता आपण पुढच्या वर्षी एक औषध लॉन्च करणार आहे. तर त्याच्याकरता तुम्हाला लवकरच सांगण्यात येईल. व्हेरी गुड. जबरदस्त. सगळ्यात भारी काम होईल सर ते. तेल्याचं प्रॉडक्ट आल्यानंतर तर आपलं तेल्याचं प्रॉडक्ट ट्रायलवर आहे आणि ते लवकरच आपल्याकरता येणार आहे. तर त्याकरता सगळ्या जणांनी थैंक यू सर. रेडी रहावे. अभी तो बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं. तो ये तो सवाल तो रात भर आते ही रहेंगे. ये आवाज डबल क्यों आ रहा है डोंगरे सर? नहीं सर, क्लियर है आवाज. हाँ ओके. तो थैंक यू सर. आज आपने जो वैल्यूएबल टाइम दिया और जो वैल्यूएबल नॉलेज दिया, आप क्योंकि हमारे टीम में मैक्सिमम लोग गांव खेड़े से ही है